नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 10 लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों, पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके जो आंसर्स हैं वो आपको इसी वीडियो में आगे रिटर्न में यानी कि लिखित में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। अवधि एंड आयुष गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद देयर पेरेंट्स। क्या है इसका मतलब कि भाई दो बच्चे हैं, अवधि और आयुष, ये दोनों अपने पेरेंट्स यानी माता पिता के साथ में मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर पर जाते हैं। अवधि नोटिस्ड सम शेल्स एंड ट्राइज टू पिक देम अप। अवधि जो है उसको कुछ शेल्स नजर आते हैं और वो उसको उठाने के लिए जाती है। हर मदर एडवाइज हर नॉट टू डू सो एंड एक्सप्लेन दैट द शेल कुड बी होम टू अ लिविंग स्नेल एंड इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। इसकी जो मम्मी है वो उसको सलाह देती हैं कि बेटा ऐसा मत करो, और फिर वो समझाती हैं कि ये जो शेल है इसके अंदर स्नेल रहता है। ये किसका घर है? ये जो शेल है ये स्नेल का घर है, ठीक है, ये उसके शरीर का हिस्सा है। अवधि एंड आयुष वंडर हाउ द शेल दैट इज नॉट इवन मूविंग कुड हैव अ लिविंग बीइंग इनसाइड। आयुष और अवधि ये सोचने लग जाते हैं कि भाई शेल जो कि बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा, वैसा का वैसा पड़ा है, भला उसके अंदर कोई जिंदा जीव कैसे रह सकता है। लेटर दैट डे इन स्कूल अवधि एंड आयुष शेयर दिस इंसिडेंट विद देयर फ्रेंड्स। क्या कह रहे कि भाई उसी दिन में बाद में अवधि और आयुष ये जो घटना है इसके बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं। दे अप्रोच द टीचर टू अंडरस्टैंड हाउ अ शेल विच इज नॉट इवन मूविंग कुड बी अ बॉडी पार्ट ऑफ अ लिविंग स्नेल। वो टीचर के पास जाते हैं ये समझने के लिए कि भाई शेल जो कि बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा, एक ही जगह पर रुका हुआ है, भला वो स्नेल का, एक जिंदा जीव स्नेल का शरीर का हिस्सा कैसे हो सकता है। द टीचर इनिशिएट्स अ डिस्कशन इन द क्लास ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या कह रहा है कि भाई टीचर ने एक डिस्कशन स्टार्ट करा, किसमें? क्लास के अंदर। किसके ऊपर? लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर, मतलब कौन सी चीज़ जीवित है और कौन सी चीज़ जीवित नहीं है, इसके ऊपर टीचर ने एक डिस्कशन स्टार्ट करा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्टिविटी दी हुई है, देख लेते हैं ये एक्टिविटी क्या कह रही है। वी आर सराउंडेड बाय न्यूमरस थिंग्स। हम लोग कई सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। जस्ट लुक अराउंड अस। अपने चारों तरफ देखो। इन योर क्लासरूम, मतलब अपनी क्लास में ही चारों तरफ देख लो। एंड यू मे फाइंड मैनी एग्जाम्पल, और आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। द पेंसिल दैट यू आर होल्डिंग, जो पेंसिल आपने पकड़ रखी है। द बुक दैट यू आर रीडिंग, जो किताब आप पढ़ रहे हो। और द पिजन नियर द विंडो, या जो कबूतर जो कि खिड़की के करीब बैठा हुआ है। ये सभी किसके उदाहरण हैं? उन चीज़ों के उदाहरण हैं जो आपके आसपास मौजूद है, ठीक। लिस्ट देम इन टेबल 10.1। अब आपको जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको आप टेबल 10.1 यानी कि इस वाली टेबल में ऐसे लिख दो। यहाँ आप देख सकते हो कुछ ऑब्जेक्ट्स के मेरे नाम दिए हुए हैं, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई ईच ऑफ देम एज लिविंग और नॉन लिविंग ऑन द बेसिक्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इन कॉलम 2। क्या कह रहा है कि भाई अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, यानी कि आपके हिसाब से ये जो चीज़ें हैं इनमें से कौन कौन सी लिविंग हुई और कौन कौन सी नॉन लिविंग हुई, ये आपको कॉलम 2 में इसमें लिख देना है, ठीक है। राइट अ रीजन फॉर ग्रुपिंग देम एज लिविंग और नॉन लिविंग इन कॉलम 3। कॉलम 3 यानी कि इसमें आपको रीज़न लिखना है, यानी कि कारण लिखना है कि भाई आपने इनको अगर नॉन लिविंग लिखा है तो क्यों लिखा, लिविंग लिखा तो क्यों लिखा, ठीक। जैसे कि पेंसिल का एग्जांपल लेते हैं, तो भाई पेंसिल मेरी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। क्यों है? इसका रीज़न क्या हुआ? पेंसिल सांस लेती है? नहीं लेती है। क्या पेंसिल खाना खाती है? नहीं खाती है। क्या पेंसिल अपने आप बड़ी होती है? नहीं होती। तो ये क्या हुई? ये हुई मेरी नॉन लिविंग, ठीक है। ये क्या हुई? ये हुई मेरी नॉन लिविंग,
ठीक है दोस्तों। What sets the living apart from नॉन लिविंग, क्या कह रहा है कि भाई नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ों को क्या अलग करता है, मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं या फिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती हैं। लुक एट टेबल 10.1, क्या कह रहा है, टेबल 10.1 को देखो। वाई डू यू थिंक अ पेंसिल इज नॉन लिविंग बट अ पिजन इज लिविंग, क्या कह रहा है कि भाई इसमें अगर आपने टेबल भरी है तो अच्छा भरी हुई भी है, इसमें आप देख सकते हो इसमें पेंसिल जो है वो नॉन लिविंग है और पिजन जो है लिविंग, ऐसा क्यों। तो भाई ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पेंसिल जो है वो मेरी ना ही तो सांस लेती, ना ही तो खाना खाती, ना ही तो बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ जो कबूतर होता है वो सांस भी लेता है, खाना भी खाता है, पानी भी पीता है, बढ़ता भी है। छोटे छोटे आपको कबूतर मतलब बेबी कबूतर भी देखने को मिलेंगे, वो धीरे धीरे बड़े भी होते हैं, है कि नहीं। ये सब आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यही सारे मेरे क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग को एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, चलो। व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स, थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू, क्या कह रहा है कि आपके हिसाब से लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब आपके हिसाब से जो जीवित चीज़ें हैं और जो चीज़ें जीवित नहीं हैं उनके बीच में क्या फ़र्क है। What similarities do the identified living beings shared with each other, और जो लिविंग बींग्स हैं वो आपस में कौन सी सिमिलैरिटीज़ यानी कि कौन सी समानता को शेयर करते हैं। यू मे हैव आइडेंटिफाई मूवमेंट एज वन ऑफ द सिमिलैरिटी अमंग लिविंग बींग्स, हो सकता है आपने मूवमेंट यानी कि हलचल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर कोई हरकत करना, ये सब किस में आता है, मूवमेंट यानी कि हलचल में ही आता है। तो इसमें ये कह रहा है कि हो सकता है आपने हलचल को एक सिमिलैरिटी के तौर पे हो सकता है आपने आइडेंटिफाई किया हो कि भाई सारे लिविंग बींग्स के अंदर मूवमेंट यानी कि हलचल होती है। यू हैव ऑल्सो सीन कार्स मूविंग ऑन अ रूट, आपने सड़कों पर गाड़ियों को मूव होते हुए भी देखा है। डज इट मीन अ कार इज अ लिविंग, क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो कार है वो लिविंग बींग यानी कि जिंदा जीव है। लिस्ट द टास्क दैट यू कैन डू बट अ कार कैन नॉट, अब क्या कह रहा है कि भाई उन टास्क यानी उन कामों की सूची बनाओ जो कि आप कर सकते हो लेकिन गाड़ी नहीं कर सकती। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बींग, आप एक बहुत ही कमाल के उदाहरण हो लिविंग बींग्स के यानी कि जीवित चीज़ों के। वेन एवर यू अटेम्प्ट टू ग्रुप थिंग्स अराउंड यू एज लिविंग और नॉन लिविंग यू कैन कंपेयर दैम विद योर सेल्फ, क्या कह रहा है कि भाई जब कभी भी आप अपने आसपास की चीज़ों को लिविंग और नॉन लिविंग में बांटना चाहो तो आप चीज़ों की तुलना खुद से कर सकते हो। विच कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प यू इन डिफ्रेंशिएटिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ कार, कौन से कैरेक्टरिस्टिक यानी कि वो कौन कौन सी गुणवत्ताएं थी, वो कौन कौन से गुण थे जिसकी सहायता से या फिर जिससे आप खुद को गाड़ी से अलग कर पाए। फॉर इंस्टेंस अ कार डज नॉट ग्रो, फॉर इंस्टेंस यहाँ उदाहरण के लिए दे रखा है कि गाड़ी जो है वो बढ़ती नहीं है, मतलब अगर आपने इतनी सी नन्ही सी कार खरीदी है तो वो कैसी रहेगी, नन्ही सी ही रहेगी, ये नहीं कि वो मतलब इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, कार जो है वो बढ़ती नहीं है। डज इट मीन इट इज़ नॉन लिविंग, क्या इसका मतलब ये है कि नॉन लिविंग है। नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैव यू नोटिस टू क्लैरिफाई अ कार एज नॉन लिविंग, क्या कह रहा है कि भाई अब ये बताइए कि आपने कौन से गुण इसमें पहचाने हैं, कौन से गुण आपने कार में देखे हैं जिससे कि आप कहो कि भैया ये कार तो क्या है, ये नॉन लिविंग है। कंटिन्यू योर डिस्कशन इन अ सिमिलर वे टू आइडेंटिफाई द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, क्या कह रहा है कि भाई आपका ये जो डिस्कशन है इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहो ताकि आप जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं उनको पहचान सको। What are some common characteristics that make living beings very different from the non-living things, क्या कह रहा है कि हमारे कुछ बहुत ही सामान्य से गुण कौन से हैं जो कि लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग से अलग करते हैं। Let us learn about them, चलिए हम उनके बारे में सीखते हैं। Can we consider movement as one of the characteristics to differentiate between the living and the non-living, क्या कह रहा है कि क्या हम मूवमेंट को यानी कि हलचल को एक गुण के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं, गुण के तौर पर ले सकते हैं जो कि लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है। बिल्कुल ले सकते हो भाई। देखो कोई भी जो मेरी लिविंग बीइंग है, कोई भी मेरी जो जीवित चीज़ है उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की हलचल तो होगी ही,
या फिर तो वो चीज़ चल पाती होगी, या फिर तो वो अपने आप में ही किसी प्रकार से हलचल कर पाती होगी। ठीक है, तो मूवमेंट यानी कि जो हलचल है ये एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो कि भाई कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। लिस्ट 5 थिंग्स अराउंड यू दैट कैन मूव ऑन देयर ओन। क्या कह रहा है कि भाई 5 चीज़ों को लिस्ट करो, यानी कि 5 चीज़ों को लिखो जो कि आपके आसपास है और जो कि मूव कर सकते हैं यानी कि चल सकते हैं। डू यू थिंक दैट ऑल 5 थिंग्स दैट यू हैव लिस्टेड कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग जस्ट बिकॉज दे कैन मूव ऑन देयर ओन। क्या कह रहा है कि भाई क्या आपको लगता है कि हम उन 5 चीज़ों को लिविंग कह सकते हैं सिर्फ इस चीज़ के आधार पर कि वो उन चीज़ों में हलचल होती है। हाउएवर अनलाइक एनिमल्स, लेकिन जानवरों से अलग, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पौधे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं आते जाते। डू यू कंसिडर देम एज लिविंग। क्या आप पौधों को लिविंग मानते हो यानी कि जीवित मानते हो या नहीं। इवन दो प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे डू शो सर्टन टाइप ऑफ मूवमेंट। क्या कह रहा है कि भाई वैसे तो जो पौधे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह के बीच में नहीं आते जाते, लेकिन हमें उनके अंदर भी एक प्रकार की हलचल देखने को मिलती है, मतलब कई प्रकार की हलचलें देखने को मिलती हैं। ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। फूलों का खिलना मतलब फूलों का खुलना, ये क्या है, ये मूवमेंट का ही एग्जाम्पल है एक। ठीक है, जो फूलों का खुलना बंद होना है ये भी तो क्या है, हलचल ही तो है। पौधा हरकत कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, तो ये भी मूवमेंट का क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। अनदर एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट इज सीन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या कह रहा है कि भाई एक और उदाहरण हलचल का हमें पौधों में इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट होते क्या हैं। देखो, इंसेक्टिवोरस प्लांट हम उन पौधों को कहते हैं जो कि कीड़ों को खाते हैं। ठीक है ना, ये किसको खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं। ठीक, इसमें देखो एक इमेज दी हुई थी, ये जो साइड में आप देख रहे हो ना फूल टाइप का, शायद आपको दिख रहा हो, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक, इसके अलावा ये देखो ये फोटो है क्लियर। इसके अलावा और भी हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जैसे कि एक होता है इस तरीके का, थैली टाइप की होती है ऐसे, और इसके ऊपर एक पत्ती टाइप की होती है। जैसे कीड़ा इसके अंदर आता है, ये थैली बंद हो जाती है और यहाँ पे वो होता है डाइजेस्टिव जूस। कीड़ा जो होता है इसमें गिर जाता है और धीरे धीरे करके वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि पच जाता है। ठीक, ये एक पौधा ही होता है। और साथ ही में एक और होता है हमारा, उसको बोलते हैं वीनस फ्लाई टाइप। ठीक, उसमें ऐसे मुंह टाइप का होता है, ऐसे पत्ती होती है और ऐसे पत्ती होती है, मुंह टाइप का होता है। ठीक है, और उसमें ऐसे ऐसे कांटे निकले होते हैं दोनों तरफ से, और ये ऐसे बंद हो जाता है, इसमें कीड़ा फंस जाता है। ठीक, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट का ही एग्जाम्पल हुआ। तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। इंसेक्टिवोरस प्लांट आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। क्या कह रहा है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ये कीड़ों पर निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए। ड्रोसेरा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एन इंसेक्टिवोर। ड्रोसेरा नाम का एक मेरा प्लांट होता है, वो क्या है, ये मेरा इंसेक्टिवोरस का एग्जाम्पल है। किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये है आपका ड्रोसेरा। ठीक है, ड्रोसेरा is featured with saucer shaped leaves having many hairs like projection of unequal length with sticky end। क्या कह रहा है भाई, ये जो ड्रोसेरा होता है इसमें सॉसर की शेप की, सॉसर शेप होता है। आप लोग ने वो चाय वाली प्लेट देखी है जिसमें चाय के कप रखा जाता है, उसको हम लोग सॉसर कहते हैं। ठीक है, और सॉसर शेप का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ का शेप इस तरीके से हो, प्लेट की तरीके से। ठीक है, रुको इसकी इमेज में दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला सॉसर शेप है कि नहीं है। तो इसकी जो पत्तियाँ कैसी होती है, सॉसर शेप की होती हैं, और साथ ही में इनमें बाल होते हैं। ठीक है, जो कि अनइवन क्या होते हैं, टेंटिकल्स बाल टाइप के होते हैं, जो कि अनइवन लेंथ के होते हैं, मतलब अलग अलग लेंथ के होते हैं। जब भी कोई कीड़ा इसके अंदर आता है तो ये अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और उस कीड़े को फंसा देते हैं। ठीक है, whenever an insect enters the saucers the hair moves inward। यही कह रहा है कि भाई जब कहीं भी कोई कीड़ा एंटर करता है सॉसर शेप जो पत्ती है उसमें, तो ये जो बाल हैं अंदर की तरफ क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। एंड ट्रैप द इंसेक्ट विथ दियर स्टिकी एंड्स, और इसके जो स्टिकी एंड हैं यानी कि जो चिपचिपे इसके जो एंड हैं यानी कि अंत हैं बाल के, उससे उसको फंसा देते हैं। ट्राई टू ऑब्जर्व द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट
इन अदर इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या कह रहा है, जो बाकी इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उनमें जो मूवमेंट होती है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। क्लाइंबर्स ऑल्सो वाइंड देमसेल्फ अराउंड एनी ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोज टू दैम। जो क्लाइंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के मेरे क्या होते हैं, पौधे होते हैं। ठीक, इनका तना मजबूत नहीं होता है, तो ये ऊपर बढ़ने के लिए क्या करते हैं, इनके आसपास जो भी चीज़ होती है उसके लिपट लिपट के ऊपर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वही बात कर रहा है, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि भाई ये जो क्लाइंबर्स होते हैं ये भी अपने आसपास मौजूद किसी भी चीज़ के लिपट के क्या होते हैं, उनके करीब चले जाते हैं, उनके मतलब सहारे ऊपर चले जाते हैं। दैट मीन्स इवन दो प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डू शो कहाँ गया, सम मूवमेंट्स। क्या कह रहा है, इसका ये अर्थ है कि जो पौधे हैं वैसे तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं आते जाते हैं, लेकिन तब भी उनमें हलचल होती है। कंपेयर योर सेल्फ विद द पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड। क्या कह रहा है, आप अपनी तुलना अपने बचपन की किसी तस्वीर से करिए। कैन यू वेयर द ड्रेस दैट यू यूज टू वेयर 4 years ago। क्या आप उस ड्रेस को यानी उस पोशाक को पहन सकते हो जो कि आप 4 वर्ष पहना करते थे? नो, नहीं, बिकॉज यू हैव बिकम लार्जर इन साइज। क्यों? क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो साइज में, वो ड्रेस आपको छोटी होगी। दिस इज ड्यू टू ग्रोथ इन योर बॉडी। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है आपके शरीर में जो ग्रोथ हुई है, जो बढ़े मतलब जो आप बड़े हो उसकी वजह से। प्लांट्स एंड अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो ग्रो। पौधे और जो बाकी जीवित जीव होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, यानी कि वो भी बढ़ते हैं। कैन वी कंसिडर ग्रोथ एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। क्या हम बढ़ना गुण के तौर पर ले सकते हैं किसी भी लिविंग बींग के? लिविंग बींग्स नीड फूड। जो लिविंग बींग्स हैं यानी कि जो जिंदा जीव हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है? फूड यानी कि खाने की ज़रूरत होती है। और खाने से उनको क्या मिलता है? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन मिलता है। फॉर दियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि उनके बढ़ने के लिए, उनके विकास के लिए लिविंग बींग्स को किसकी ज़रूरत होती है? फूड की, खाने की। लिस्ट 5 लिविंग बींग्स दैट रिक्वायर फूड टू ग्रो। क्या कह रहा है? 5 लिविंग बींग्स का नाम लिखो जिनको कि खाने की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। तो देखो, बढ़ने के लिए हर चीज़ को खाने की ज़रूरत होती है, फिर वो चाहे पौधा हो या फिर कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, इंसान हो, सभी को खाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप किसी के भी 5 नाम लिख सकते हो, बस वो लिविंग होनी चाहिए। नाउ थिंक ऑफ अ प्रोसेस विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। क्या कह रहा है कि भाई अब ऐसी प्रोसेस यानी ऐसी किसी प्रक्रिया के बारे में सोचो जिसके बिना हम रह नहीं सकते। तो वो क्या है? वो है सांस लेना। क्या बिना सांस लिए आप लोग रह सकते हो? बताओ दोस्तों, नहीं रह सकते हो ना। कोई भी लिविंग बींग, फिर वो चाहे पौधा हो, कीड़ा हो, इंसान हो, कोई जानवर हो, बिना सांस लिए नहीं रह सकता। काउंट द नंबर ऑफ ब्रेथ यू टेक पर मिनट आफ्टर आ नॉर्मल वॉक। क्या कह रहा है कि भाई नॉर्मल वॉक यानी कि आप नॉर्मल कहीं से चल के आए हो, उसके बाद गिनो कि आप कितनी बार आपने 1 मिनट में सांस ली। आफ्टर अ रन, दौड़ने के बाद में आपने कितनी सांस ली 1 मिनट में, कितनी बार। एंड आफ्टर अ फ्यू डांस स्टेप, और कुछ डांस स्टेप्स के बाद में आपने 1 मिनट में कितनी बार सांस ली आपको काउंट करना है। रिकॉर्ड द डेटा एंड ऑब्जर्व। जो डेटा है उसको लिखो और ऑब्जर्व करो। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ब्रेथ आफ्टर ईच सिचुएशन। क्या आपको डिफरेंस यानी कि कुछ फ़र्क नज़र आया हर परिस्थिति में? जो नंबर ऑफ हमने टाइम सांस लिए उसमें, तो भाई बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। जब आराम से चल रहे होते हैं तो आराम से सांस लेते हैं, जब भाग रहे होते तो एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा, इसलिए हम लोग तब हाँफ रहे होते एकदम हैं ऐसे करके, है कि नहीं? डू यू नोटिस द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट एंड काउज एंड बफेलोज। क्या कह रहा है कि क्या आपने जो बाकी हमारे जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, इनमें आपने कभी सांस लेने की जो ये प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसको नोटिस करा यानी इसको देखा? नोटिस द मूवमेंट ऑफ दियर एब्डोमेन वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। जब ये जानवर रेस्ट कर रहे होते हैं यानी कि आराम से लेटे होते हैं, तब इनके एब्डोमेन यानी कि पेट की हलचल को देखो। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग व्हेन वी इनहेल, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया में जब हम इनहेल यानी सांस अंदर खींचते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी। तो जो हवा है वो बाहर से हमारे शरीर के कहाँ आती है? अंदर आती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। तो जो हवा है वो हमारे शरीर के अंदर से बाहर को जाती है।
ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग यानी कि जो सांस लेना है ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसको कि हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कई लोग जो है वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज जाते हैं। उनको क्या लगता है कि भाई ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये दोनों ही सेम चीज़ के नाम है। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग चीज़ों के नाम हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि भाई आपकी जो बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर मौजूद जो सेल्स हैं वो कैसे एनर्जी बना रहे हैं, ये पूरा रेस्पिरेशन के अंदर ही आ जाएगा। ठीक, आप जो सांस ले रहे हो उससे कैसे एनर्जी बन रही है, ये सब किसमें? रेस्पिरेशन के अंदर ही आ जाएगा। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग चीज़ होती है। और ये जो ब्रीदिंग है ये क्या है? रेस्पिरेशन का, यानी कि इस पूरी प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है। डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर? क्या जो पौधे होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई। जितने भी लिविंग चीज़ हैं वो सारे ही रेस्पायर करते हैं। देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। क्या कह रहा है? पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको कि हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। दी स्पोर्स हेल्प प्लांट इन टेकिंग एयर इन एंड आउट। ये जो छेद होते हैं नन्हे नन्हे, इन्हीं की सहायता से जो पौधे के अंदर जो हवा है वो आ जा सकती है। इंटरेक्ट विद द सीनियर क्लास स्टूडेंट इन योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट इफ दे कैन डेमोस्ट्रेट स्टोमेटा यूजिंग अ माइक्रोस्कोप इन योर क्लास। क्या कह रहे हैं? आपको आपके जो स्कूल है उसके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करनी है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि क्या वो आपके क्लास के अंदर जो स्टोमेटा है उनको दिखा सकते हैं माइक्रोस्कोप का यूज़ करके। और लिविंग बींग्स रेस्पायर, जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं सारी क्या करती हैं? रेस्पायर करती हैं। हैव यू नोटिस्ड वाइट पैचेस फॉर्मिंग ऑन द शर्ट अराउंड द आर्मपिट्स ड्यूरिंग समर्स? क्या कह रहा है कि भाई गर्मियों के मौसम में क्या आपने ये चीज़ नोटिस करी कि आपकी जो शर्ट होती है आर्म पिट पर, यानी कि आपके जो हाथ की बगलें हैं वहाँ पर क्या होता है? सफ़ेद सफ़ेद रंग का पैच पड़ जाता है, यानी कि जो शर्ट है उस पर सफ़ेद सफ़ेद रंग का धब्बा टाइप का पड़ जाता है। दीज पैचेस आर फॉर्म ड्यू टू स्वेट। ये जो पैचेस है, ये जो निशान है, किसके से पड़े हैं? पसीने की वजह से। द स्वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट रिमूव्ड बाय द बॉडी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। क्या कह रहा है कि जो पसीना होता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है वाटर यानी कि पानी, और सॉल्ट यानी कि नमक। ठीक है, जो एज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, मतलब ये कचरे के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। अच्छा, जो पसीना होता है यानी कि जो ये स्वेट होता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी ये हमारा बहुत ज़्यादा क्या होता है? हेल्पफुल होता है। ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या कह रहा है कि भाई किसी भी शरीर, मतलब किसी के भी शरीर से जो ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, यानी कि जो कचरा बाहर निकलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, मल त्याग। ठीक है, मतलब किसी के भी बॉडी, फिर वो चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, उसके बॉडी से जो ये कचरा निकलेगा इसको हम लोग, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे। ठीक। यूरिन इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। जानवरों के अंदर जो यूरिन है, यानी कि जो ये पेशाब है, ये भी क्या है? एक्सक्रीशन का ही प्रोडक्ट है, यानी कि ये भी एक्सक्रीशन ही हुआ। मतलब यूरिन के थ्रू भी क्या निकल रहा है? कचरा ही तो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है शरीर से, तो ये भी क्या हुआ? एक्सक्रीशन हो गया। डू यू नो दैट प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट? क्या आपको पता है कि जो पौधे हैं वो भी अपने अंदर से कचरा निकालते हैं? यू मे नोटिस्ड प्लांट एक्सक्रीट एक्सेस वाटर एंड मिनरल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन लीव्स। क्या कह रहा है कि भाई हो सकता है आपने नोटिस करा हो कि जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? अपने अंदर से अक्सर जो अधिक पानी होता है, यानी कि ज़्यादा पानी होता है, उसको बाहर निकालते हैं। किस रूप में? ऐसे मोटे मोटे बूंदों के रूप में। मतलब पत्तियों के ऊपर आपको ऐसी ये बूंदें नजर आएंगी। तो ये बूंदें कहाँ से आई? बारिश हो गई? नहीं, हर वक्त थोड़ा बारिश होती रहेगी। तो ये बूंदें कहाँ से आई हैं? ये बूंदें निकली हैं पौधे के अंदर से ही। और ये क्या है? ये एक्सक्रीशन ही हुआ। ठीक है, ये क्या है? ये एक्सक्रीशन ही हुआ। अच्छा, हम लोग भी जो पेशाब करते हैं, साथ ही में हम लोग को जो पॉटी आती है, ये भी क्या है? ये भी एक्सक्रीशन ही है। ठीक है, ये सब भी किसके अंदर? एक्सक्रीशन के ही अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस एंड रोजेस ऑल लिविंग बीइंग एक्सक्रीट।
क्या कह रहा है, उदाहरण के लिए जो घास होती है, जो गुलाब होते हैं, ये सभी क्या है, लिविंग बींग्स हैं और ये सभी क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि ये भी अपने अंदर से मल त्याग करते हैं, जो भी कचरा है उसको बाहर निकालते हैं। ये आप देख सकते हो, ये इमेज है हमारी, पत्तियों के ऊपर मोटी मोटी बूंदें आपको नजर आ रही होंगी पानी की। लेट अस लुक एट अनदर कैरेक्टरिस्टिक। What is your reaction if you unexpectedly step on a sharp object such as thorn? क्या कह रहा है कि चलिए हम एक और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, किसकी, लिविंग बींग्स की। क्या बोल रहे हैं कि भाई आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आप अनजाने में किसी चोंदार चीज पर पैर रख देते हो, मतलब आप किसी चोंदार चीज के ऊपर खड़े हो जाते हैं या उस पर पैर रख देते हो, तो आपका रिएक्शन कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। While walking without shoes or you accidentally touched a hot cup of tea, stepping on a thorn and touching a hot objects are stimuli। क्या कह रहा है, किसी कांटे पर पैर रखना या फिर किसी गर्म चीज को छूना, ये क्या है, ये है आपके लिए स्टिमुलाई। Anything or any event that prompts living being to respond is called stimulus। क्या बोला है, कोई भी चीज़ या कोई भी घटना जो कि किसी लिविंग बीइंग को मजबूर करती है कि वो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दिखाए, कोई रिस्पॉन्स दिखाए, इसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ या कोई भी घटना जो कि आपको मजबूर कर रही है कोई प्रतिक्रिया दिखाने पे, ठीक है। और जो चीज़, मतलब जिस चीज़ की वजह से आप प्रतिक्रिया दिखा रहे हो वो हुई स्टिमुलाई। जैसे कि मान लो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा पैर गलती से कांटे पे पड़ गया, तो ये जो पूरी घटना है ना मेरे पैर कांटे पे पड़ने की, ये स्टिमुलस हो गया। और स्टिमुलाई क्या हुआ, वो कांटा हुआ, ठीक है, वो काटा हुआ मेरे लिए स्टिमुलाई। चलिए लिस्ट 3 स्टिमुलाई। क्या कह रहा है, 3 स्टिमुलाई, मतलब 3 ऐसी चीज़ों के बारे में लिखो जिस पे अगर कोई हाथ पड़ता है या पैर पड़ता है तो आप कोई प्रतिक्रिया दिखाते हो, बस ये आपको करना है। एंड योर बॉडी इंस्टेंट रिस्पॉन्ड टू देम, और आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी उसको लिख दो। तो भाई कुछ भी लिख दो, कांटे पे जा रहे थे, कांटे पे पैर पड़ गया, पैर एकदम से पीछे, आपको कहीं कोई स्विच छुआ, करंट लगा, हाथ पीछे, ठीक है, कहीं पे जा रहे थे, गलती से कोहनी लड़ गई, तो एकदम से नहीं करंट टाइप का दौड़ जाता है शरीर में, वैसे हो गया, ये लिख सकते हो, जो भी चाहे वो लिख लो आप। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। क्या कह रहा है कि भाई क्या जो पौधे होते हैं वो स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब अगर पौधों को छेड़ा जाता है तो क्या वो प्रतिक्रिया दिखाते हैं, जवाब है बिल्कुल, यस, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हाँ, जो पौधे हैं वो भी छेड़े जाने पे, मतलब कि स्टिमुलाई पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए टच मी नॉट, जिसको कि हम लोग मेमोसा नाम से भी जानते हैं, और आप लोग इसको छुई मुई नाम से या फिर लज्जालू के नाम से जानते होंगे। तो ये मेरी है छुई मुई की इमेज। छुई मुई का मतलब क्या होता है, छुओ तो मुरझा जाए। अब इस पौधे को ये नाम क्यों मिला है, क्योंकि अगर आप इसको छूते हो ना तो इसकी जो पत्तियां ये क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। जैसे आप इसको छुओगे इसकी पत्ती तुरंत सिकुड़ जाएगी, और इसीलिए इसको बोलते हैं छुई मुई। प्लांट्स फोल्ड देयर लीव्स व्हेन वी टच देम। यही कह रहा है कि जब हम इनको छूते हैं तो ये जो पौधा है ये अपनी पत्तियों को फोल्ड कर लेता है, यानी कि मोड़ लेता है। हैव यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सर्टेन प्लांट्स फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट। क्या कह रहा है कि क्या आपने ये नोटिस करा है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि सनसेट के बाद में, यानी कि सूरज के डूबने के बाद में अपनी पत्तियों को मोड़ लेते हैं। तो भाई ऐसे कई सारे हमारे पौधे होते हैं जो कि सूरज ढलने के बाद में अपनी पत्तियों को मोड़ लेते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो सूखने लग गया, ठीक है। स्पेसिफिकली द लीव्स ऑफ अ सर्टेन प्लांट फेसिंग ईच अदर टेंड टू कम टुगेदर। क्या कह रहा है, खास तौर पर जो पौधों में जिनकी पत्तियां एक दूसरे के तरफ होती हैं वो क्या होता है भाई, सूरज ढलने के बाद में साथ में आ जाती हैं, मतलब एक तरीके से बंद हो जाती हैं। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन स्लीपिंग लीव्स ऑफ आंवला इंडियन गूसबेरी ट्री। यहाँ पे आंवला का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये जो चीज़ है, मतलब ये जो सोती हुई पत्तियां हैं, ये हमको आंवला में देखने को मिलती हैं। ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं ये स्टिमुलाई यानी छेड़े जाने पे, यानी कोई भी इनके साथ हलचल होती है तो उस पर ये प्रतिक्रिया दिखाती हैं। फाइंड अ फ्यू मोर प्लांट इन योर नेबरहुड विच फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट। क्या कह रहा है, अपने पड़ोस में कुछ और पौधों को ढूंढो जो कि सूर्यास्त होने के बाद में अपनी पत्तियों को मोड़ लेता हो। वाई डू
द लीव्स ऑफ छुई मुई एंड आमला प्लांट रिस्पॉन्ड इन दिस वे। क्या कह रहा है कि भाई जो पत्तियां होती हैं छुई मुई की और जो आमला की, वो इस प्रकार से रिस्पॉन्ड क्यों देती हैं, मतलब ऐसी प्रतिक्रिया क्यों देती हैं। विच स्टिमुलस कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर बिहेवियर। उनके इस बिहेवियर के लिए, इस बर्ताव के लिए कौन सा स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल है। हैव यू सीन यंग वंस ऑफ कैट, डॉग और अदर एनिमल्स। क्या कह रहा है कि भाई क्या आपने कभी छोटे, यंग वंस का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे, ठीक है, मतलब बिल्ली, कुत्ते या किसी और जानवर के बच्चों को देखा है। लिस्ट यंग वंस ऑफ 5 डिफरेंट एनिमल्स। 5 अलग अलग जानवरों के यंग वंस यानी कि बच्चों के नाम लिखो। तो यहाँ पे कोई भी आप 5 छोटे छोटे बच्चों के नाम, मतलब अलग अलग जानवरों के बच्चों के नाम डाल सकते हो। पपी कुत्ते के बच्चों को कहते हैं, किटन बिल्ली के बच्चों को कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोग चाहो तो यहाँ पे काफ लिख सकते हो, मतलब बहुत सारे नाम हैं जो कि आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपकी इच्छा, कोई भी 5 आपके जो जानवर के बच्चे हैं उनके नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। हैव यू सीन यंग वंस ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग सच एज पेंसिल, अ चेयर और एन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या कह रहा है कि क्या आपने किसी नॉन लिविंग चीज़ के बच्चों को देखा है, यानी किसी नॉन लिविंग चीज़ के छोटे छोटे बच्चों को देखा है। तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि भाई नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब उनके बच्चे नहीं होते। ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस। क्या कह रहा है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है कि भाई जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ वंस ओन काइंड। रिप्रोडक्शन यानी कि ये जो प्रजनन है ये मेरी एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जीव अपने ही जीव, मतलब जिस भी वो स्पीशीज़ का है उसके नेक्स्ट जनरेशन को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, मतलब क्या कि भाई रिप्रोडक्शन क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी जीव, जो भी जीव है वो अपने ही प्रकार के दूसरे जीव को जन्म देता है। वाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी। जो ये रिप्रोडक्शन है ये नेसेसरी यानी कि ये जरूरी क्यों है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये ज़रूरी है जीवन के कंटिन्यूस रहने के लिए, ताकि जीवन चलता रहे। देखो हम सभी को पता है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी एक ना एक दिन तो मर ही जाएंगी। तो अगर नई लिविंग थिंग्स पैदा नहीं होंगी तो क्या जीवन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना भाई। एक टाइम तो ऐसा आएगा सारी लिविंग थिंग्स मर जाएंगी, और अगर बच्चे नहीं होंगे तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगी, है कि नहीं। तो लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लाइफ चलती रहे। व्हेन अ लिविंग बीइंग इज नॉट able to exhibit all the above mentioned characteristic despite the availability of all resources like food, air and water needed for being alive is said to be dead। क्या कह रहा है? इसका ये मतलब है कि जब कोई लिविंग बींग्स, जो ऊपर हमने जिन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिन गुणों के बारे में पढ़ा है, अगर वो नहीं दर्शाते हैं, ठीक है, सब संसाधन सब कुछ होने के बावजूद, जैसे खाना, पानी, हवा, सब कुछ होने के बावजूद जो ऊपर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब वो नहीं दर्शाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो लिविंग बीइंग डेड हो गई है, यानी कि वो लिविंग बीइंग मर गई है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है इसका मतलब कि भाई ऊपर जो डिस्कशन हमने करा है, यानी ऊपर हमने जो ये चर्चा करी है, इससे हम एक चीज़ तो साफ साफ समझ पाए हैं कि जितनी भी लिविंग बीइंग्स होती हैं ये क्या करती हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में शेयर करती हैं। ठीक है, जैसे सभी लिविंग बीइंग्स को खाना चाहिए होता है, ठीक है, सभी को हवा चाहिए होती है, सभी किसी न किसी प्रकार की हलचल दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल लिविंग बीइंग शोज मूवमेंट। यही कह रहा है कि उदाहरण के लिए सभी लिविंग बीइंग्स यानी सभी जीवित चीज़ें क्या करती हैं, मूवमेंट यानी कि हलचल दिखाती हैं। दे नीड, उनको चाहिए, क्या चाहिए, फूड एंड दे ग्रो, उन्हें खाना चाहिए और वो ग्रो यानी कि वो बढ़ते हैं। दे ऑल्सो रेस्पायर, रिप्रोड्यूस, एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड इवेंचुअली डाई। वो रेस्पायर करती हैं यानी कि वो अपने अंदर ऊर्जा भी बनाती हैं, अपना प्रजनन भी करती हैं, एक्सक्रीट यानी कि अपने शरीर से जो मल है उसको भी बाहर निकालती हैं, और छेड़े जाने पर रिस्पॉन्ड भी करती हैं, और इवेंचुअली यानी कि धीरे धीरे बाद में वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती हैं। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज फीचर्स इंडिकेट दैट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स।
क्या है कि इनमें से किसी भी चीज़ की जो एब्सेंस है, यानी कि इनमें से ये जो हमने फीचर्स पढ़े हैं इनमें से अगर किसी भी चीज़ का एब्सेंस है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ लिविंग नहीं है, वो क्या है, नॉन लिविंग बीइंग है। नाउ दैट you know how to identify a living being, fill up the remaining two columns 4 and 5 of table 10.1 and complete the activity। क्या कह रहे हैं कि अब क्योंकि आप पहचान चुके हो कि भाई लिविंग बींग्स क्या होते हैं, आप उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर चुके हो, तो अब जो टेबल 10.1 में चौथा और पांचवा कॉलम है, देखो उस टेबल के अंदर 5 कॉलम थे, ठीक, हम लोगों ने 3 भर लिए थे स्टार्टिंग के, चौथा पांचवा खाली था। अब ये कह रहे कि चौथा पांचवा कॉलम भी आप लोग भर के उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लो। इन विच कैटेगरी, हालांकि मैंने वो भरवा दिया था, ठीक है, तो अगर आपने तभी भर लिया तो सही है, पर अगर नहीं भरा तो अब भर लो। इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस अ सीड, लिविंग और नॉन लिविंग, वाई। अब क्या कह रहे हैं कि भाई जो सीड होता है यानी कि जो बीज होता है उसको आप कौन सी कैटेगरी यानी कौन से वर्ग में रखोगे, लिविंग में, जीवित में, या फिर नॉन लिविंग में, अजीवित में, मतलब जिसमें जीवन नहीं है उसमें, और आप ऐसा क्यों करोगे। लेट अस एक्सप्लोर हाउ अ सीड जर्मिनेट्स टू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्लांट। क्या कह रहे कि चलिए अब हम ये खोजते हैं कि भाई जो सीड होता है, जो बीज होता है, वो कैसे जर्मिनेट करता है, यानी कि वो कैसे अंकुरित होता है, ठीक, इसको हम खोजते हैं ताकि उसमें हम जो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है उसको हम प्लांट्स के अंदर देख सकें, ठीक है, मतलब ऊपर के गुणों को प्लांट्स के अंदर देखने के लिए चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि जो बीज होता है वो कैसे अंकुरित होता है। एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भाई वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी बीज के अंकुरित होने के लिए। हैव यू ऑब्जर्व्ड अ सीड जर्मिनेटिंग, क्या आपने कभी किसी बीज को अंकुरित होते हुए ऑब्जर्व करा है, यानी कि देखा है। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। हो सकता है आपने ये सोचा भी हो कि भैया कौन कौन सी परिस्थितियां या फिर कौन कौन सी कंडीशंस थी जिससे कि ये जो बीज है ये अंकुरित हो। व्हाट कंडीशंस डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, क्या लगता है आपको कौन कौन सी, एक सेकंड, यही तो शायद मैंने पढ़ा है ना, चलो नहीं ऊपर वाला था, देखो ये दोनों लाइन का मतलब सेम है कि क्या लगता है आपको कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट हैं सीड के जर्मिनेट होने के लिए, मतलब बीज अंकुरित होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट वेदर दीज कंडीशंस हैव एन इफेक्ट ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड। आप कैसे ये खोजोगे कि जो कंडीशंस आपको लगती हैं कि हाँ भाई ये बीज के जर्मिनेट होने के लिए यानी उसके अंकुरित होने के लिए ज़रूरी हैं, क्या ये कंडीशंस इफेक्टिव हैं भी, मतलब क्या इन कंडीशंस का वाकई में यूज़ उसमें आता भी है या नहीं, तो इसको आप ऐसे खोजोगे। लेट अस फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 10.2। क्या कह रहे हैं कि चलिए हम इन सभी के बारे में पता करते हैं एक्टिविटी 10.2 के द्वारा, यानी कि ऊपर हमने जो भी सवाल पढ़े उसके जवाब हमें इस एक्टिविटी के द्वारा मिल जाएंगे। तो ये है मेरी एक्टिविटी 10.2। इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, टेक 4 आइडेंटिकल पॉट फिल्ड विद गार्डन सॉइल। 4 एक से गमले लेने हैं, ठीक है, और वो जो बगीचा होता है उसकी मिट्टी से भरे होने चाहिए। सो 4 बीन सीड्स इन ईच पॉट, हर पॉट में यानी कि हर आपको गमले में क्या करना है, बीन का एक सीड लगा देना है, ठीक है। नाउ कीप दीज पॉट्स इन फॉलोइंग कंडीशंस फॉर 15 डेज। अब 15 दिन के लिए इन गमलों को इन कंडीशंस में रखो। तो पहले पॉट को आपको किस कंडीशन में रखना है, डू नॉट वाटर द सॉइल, मिट्टी में पानी मत डालो, प्लेस दिस इन डायरेक्ट सनलाइट, और इसको सीधे सूरज की रोशनी में रख दो। बी वाले को क्या करना है, add excess water to the soil such that the water is always present above the soil। क्या कह रहे हैं कि दूसरे वाले में यानी बी वाले में आपको बहुत ज़्यादा पानी डाल देना है, इतना डाल दो कि जो पानी है वो मिट्टी के ऊपर आपको हमेशा दिखाई देता रहे। कीप एडिंग वाटर ऑन रेगुलर बेसिस इफ़ द वाटर रिड्यूसेस, और अगर पानी घट रहा है तो उसके ऊपर और ऐड करते रहो, मतलब जो पानी है वो हमेशा मिट्टी के ऊपर रहना चाहिए। प्लेस दिस पॉट इन दी डायरेक्ट सनलाइट, और इस गमले को भी उठा के आप सीधे सूरज की किरणों के नीचे रख दो। पॉट सी यानी कि गमला नंबर सी। कीप दी सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर ऑन रेगुलर बेसिस।
क्या कह रहा है कि भाई इस गमले की जो मिट्टी है उसको हल्का नम रखो, सही मात्रा में, मतलब थोड़ी थोड़ी सही मात्रा में पानी को ऐड कर करके। प्लेस दिस पॉट इन डार्क लोकेशन, और इस पॉट को यानी इस गमले को आप अंधेरी जगह पे रख दो। डी वाला क्या है, मतलब डी पॉट में आपको क्या करना है, मेंटेन दी सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर ऑन रेगुलर बेसिस, प्लेस दिस पॉट इन डायरेक्ट सनलाइट। डी वाले में क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें भी आप सही मात्रा में, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी को ऐड करके मिट्टी को नम रखो, और ये जो पॉट है, मतलब ये जो गमला है, इसको सीधे सूरज की किरणों के सामने रख दो। Indicate the availability of air, sunlight and water for the seed in each of these cases in table 10.2। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको टेबल 10.2 में क्या करना है, इंडिकेट करना है, यानी कि दर्शाना है कि क्या इन तीनों कंडीशंस में एयर, सनलाइट, वाटर ये तीनों मौजूद थे कि नहीं थे। सॉरी, चारों पॉट्स के लिए, तीन कह रहा हूँ, चारों पॉट्स के लिए यानी चारों गमलों के लिए ये तीनों कंडीशंस मेरी प्रेजेंट थी या नहीं। ठीक है, जो हो उनके आगे यस लिखो, जो नहीं उनके आगे नो लिखो। When a seed turn into a sprout, जब जो बीज है वो मेरा स्प्राउट में बदलता है। स्प्राउट किसको बोलते हैं भाई, कोई भी मेरा बीज है उसमें अगर जड़वड़ निकल रही है छोटी सी नन्ही सी, तो हम कहेंगे कि वो किस में बदल रहा है, वो स्प्राउट में बदल रहा है। इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड, तो हम कहेंगे कि ये जो बीज है ये अंकुरित हो गया है। प्रिडिक्ट वेदर द सीड इन ईच पॉट विल जर्मिनेट, क्या कह रहा है कि भाई अंदाजा लगाओ कि हर पॉट के अंदर, यानी कि हर गमले के अंदर जो ये बीज आपने डाला है, क्या ये अंकुरित होगा या नहीं होगा। रिकॉर्ड योर प्रेडिक्शन, आपकी जो भी प्रेडिक्शन है उसको रिकॉर्ड करो। फॉर द ईच पॉट केप्ट अंडर डिफरेंट कंडीशंस इन टेबल 10.2। जो भी आपके प्रेडिक्शन अलग अलग इन पॉट्स के लिए है वो आप यहाँ पे क्या कर दो, लिख दो। ठीक है ना। तो देखो इस टेबल को कैसे भरना है पहले मैं ये बता देता हूँ। जैसे कि ए वाला पॉट कैसे रखा गया था, डायरेक्ट सनलाइट में रखा गया बिन पानी के। तो डायरेक्ट सनलाइट में तो सनलाइट होगी, बिल्कुल होगी। एयर होगा भाई, खुली आसमान के नीचे है तभी तो सनलाइट है, तो एयर भी होगी। अच्छा, क्या वाटर है, पानी बिल्कुल नहीं डाला, तो ये है नो। अब आप यहाँ प्रेडिक्शन कर सकते हो कि हाँ इसमें से शायद निकले शायद ना निकले, तो यस नो जो भी है वो यहाँ पे कर देना। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सनलाइट विद एक्सेस वाटर। क्या कह रहा है कि भाई सीधे सूरज के नीचे और बहुत सारा पानी, मतलब एकदम पानी पानी, तो क्या सनलाइट है, बिल्कुल है। क्या पानी पानी है, बहुत पानी 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 है। अच्छा, क्या एयर मौजूद होगी, क्या एयर मौजूद होगी। अच्छा, इससे पहले तो एक चीज़ जान लो कि जो बीज होते हैं उनको एयर जो है वो मिलती कहाँ से है। बीजों को जो एयर है ना वो कहाँ से मिलती है, वो मिट्टी के जो कण हैं उनके बीच में मौजूद जो हवा होती है ना वहाँ से मिलती है। ठीक है, तो अगर आपने गमले में खूब पानी 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 भर दिया, उसको एकदम तालाब बना दिया, तो क्या मिट्टी के अंदर हवा मौजूद रहेगी, बताओ। क्या मिट्टी के अंदर हवा मौजूद रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि भाई मिट्टी में तो अब क्या भर गया, पानी भर गया, तो हवा के लिए जगह बची नहीं, बची ना, तो फिर हवा रहेगी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर लगा दो क्रॉस, जो भी प्रोटेक्शन है उसको यहाँ लिख दो। सी वाला क्या है कि कंप्लीट डार्क, यानी एकदम अंधेरे कमरे में रखा है और मिट्टी जो है थोड़ी सी नम है, तो सनलाइट है नहीं, वाटर है बिल्कुल है, एयर है बिल्कुल है। भाई जो कमरा है वो अंधेरा है, हवा तो रहेगी ना उसमें। चलो, इन डायरेक्ट सनलाइट एंड मॉइस्ट सॉइल, क्या कह रहा है, डायरेक्ट सनलाइट में है और मिट्टी नम है। सनलाइट है बिल्कुल है, पानी है बिल्कुल है, हवा है, खुला आसमान है, हवा बिल्कुल रहेगी। ठीक है, और पानी कम मात्रा में तो हवा बिल्कुल मिट्टी में मौजूद रहेगी। ठीक, तो ये हो गया इन दोनों का, और जो भी आपकी प्रेडिक्शन है उसको यहाँ पे लिख दो। चलो, अब मैं आपको रिजल्ट समझा देता हूँ कि रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरे क्या है, 4 पॉट्स दिए हुए हैं। ठीक, पहले वाले में क्या है कि भाई पहले वाले में बीज पड़ा हुआ है, सनलाइट है सीधे, बट पानी नहीं है। देखो, पानी किसी भी बीज के अंकुरित होने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर पानी नहीं है तो बीज अंकुरित ही नहीं होने वाला, पड़ा पड़ा सूख जाएगा, तो इसमें तो पौधा नहीं निकलेगा। अच्छा, बी वाले में आ जाते हैं। किसी भी बीज को बढ़ने के लिए हवा की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हवा नहीं होगी तो भी बीज नहीं बढ़ेगा। और दूसरी चीज़, बीज एकदम पानी में डूबा हुआ है तो भाई पानी की वजह से सड़ भी जाएगा, वो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से वो सड़ भी जाएगा, तो इसमें भी नहीं आएगा। अच्छा, सी वाले में आते हैं। सी में सही मात्रा में पानी है, ठीक है, मतलब हवा भी मौजूद रहेगी, ज़्यादा पानी नहीं है तो जो हवा मिट्टी के अंदर मौजूद है वो तो मौजूद रहेगी, है कि नहीं। अच्छा, सनलाइट नहीं है, क्या इस कंडीशन में मेरा बीज अंकुरित होगा। अब इसके लिए
कई बार मैं आप लोगों को एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ। हो सकता है कई बार आपके घरों में ऐसा हो कि आपने किसी चीज़ को कहीं पे रखा, दाल या किसी चीज़ को आपने कहीं नम जगह पे रख दिया और कुछ दिनों बाद आप उसमें देख रहे हो कि उसमें क्या निकल आई, जड़ें निकल आई। तो क्या घर के अंदर या फिर जहाँ पे भी आपने रखा था, क्या वहाँ पे सूरज की किरणें मौजूद थी? नहीं मौजूद थी, लेकिन तब भी उसमें से जड़ निकली, मतलब वो जर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। मतलब क्या है कि अगर हमें नहीं मिलती है सीधे सनलाइट, कुछ सभी बीजों के लिए नहीं होता है, कुछ बीजों में क्या होता है कि अगर उनको डायरेक्टली सनलाइट नहीं भी मिलेगी तब भी वो जर्मिनेट हो जाएंगे। मतलब इस कंडीशन में मेरा जो पौधा है वो निकल सकता है। अच्छा, इस वाले में देखो, अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो भी हो जाएगा, अगर मिल जाती है तो और भी अच्छी बात है, ठीक। क्योंकि देखो, बीज को जर्मिनेट होने के लिए सनलाइट की जरूरत भले ना पड़े, लेकिन अब जब जर्मिनेट होने के बाद में जो नन्ना पौधा बन गया है उसको बढ़ने के लिए सनलाइट की जरूरत जरूर पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अगर सनलाइट हो तो ज़्यादा बेटर है, तो इसमें भी मेरा जो पौधा है वो बनेगा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग की दो कंडीशन में मेरा पौधा नहीं आने वाला, बाकी दो में आने वाला है। समझ गए? तो बस यही यहाँ पे भर देना, ठीक। चलो अब ये दो पॉइंट स्किप कर दो, यहाँ से शुरू करते हैं। डू यू थिंक सनलाइट इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड? क्या कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि सूरज की किरणें जरूरी होती हैं बीज के अंकुरित होने के लिए? होती भी हैं और नहीं भी। देखो, सूरज की जो किरणें हैं वो बीज के अंकुरित होने में तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जब वो बीज अंकुरित होकर पौधा बन जाएगा तब बहुत जरूरी है, तब बिन सनलाइट के काम नहीं बनेगा। डू द सीड्स इन ऑल दी पॉट रिसीव एयर, वाटर एंड सनलाइट? क्या हर पॉट यानी हर गमले में जो बीज था उसको ये तीनों चीज़ें, हवा, पानी और सनलाइट मिली? नहीं, सबको नहीं मिल रही थी, ठीक है। किसी को ज़्यादा मात्रा में पानी मिल जा रहा था, बहुत ज़्यादा, तो हवा चली जा रही थी, ठीक है। कहीं अंधेरे कमरे में रख दिया तो सनलाइट नहीं आ रही थी, ठीक। इज देयर एनी पॉट इन विच एयर इज नॉट अवेलेबल? क्या ऐसा कोई पॉट यानी ऐसा कोई गमला था जिसमें हवा मौजूद नहीं थी? तो भाई जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पानी भर दिया है तो उसमें तो हवा रहेगी नहीं, क्योंकि हर जगह पानी पानी है, तो हवा कहाँ रहेगी, ठीक। तो ये हो गया अच्छा, ये हो गया। इफ सो वाई इज इट नॉट अवेलेबल? अगर ऐसा कोई गमला है तो उसमें हवा क्यों नहीं थी? क्योंकि अभी मैंने रीज़न बताया ना कि आपने पानी भर दिया पर उसमें, तो हवा के रहने के लिए जगह नहीं बची। वॉट हैपन्स टू दी सीड इन दी पॉट वेयर वाटर इज प्रोवाइडेड इन एक्सेस? उस गमले में बीज का क्या होगा जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने पानी डाला है, तो उसके अंदर जो बीज है वो सड़ जाएगा, और क्या होगा। विच सीड रिसीव बोथ एयर एंड वाटर? किस बीज को हवा और पानी दोनों मिले? तो जो आपने अंधेरे कमरे में रखा था उसको भी मिले, और जो आपने सनलाइट में लास्ट वाला डी वाला पॉट रखा था उसको भी मिला। आइडेंटिफाई द पॉट वेयर यू कैन नोटिस द जर्मिनेशन ऑफ सीड? क्या कह रहा है, उस गमले को पहचानो जिसमें आप सीड के जर्मिनेशन को नोटिस कर पाए। तो आपका सी और डी दोनों में हमको ये देखने को मिल सकता है। डू योर ऑब्जर्वेशंस मैच विद योर प्रेडिक्शन? क्या आपने जो ऑब्जर्वेशन करी थी वो आपके प्रेडिक्शन से मैच कर रही है? मतलब आपने जो अंदाज़ा मारा था क्या वो आपके ऑब्जर्वेशन से मैच कर रही है? तो आपने बच्चे लोगों ने अभी कुछ न कुछ अंदाज़ा जरूर मारा होगा, तो मैंने जब आपको पूरी चीज़ समझाई है तो क्या उससे मैच हुआ? बताओ। राइट पॉसिबल रीजंस इन फेवर ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। क्या कह रहा है कि आपको पॉसिबल रीजन यानी संभव कारण भी देने होंगे अपने ऑब्जर्वेशन के फेवर में, कि भैया ये जो बदलाव आया है ये किस किस कारणों से आ सकता है, ठीक है। टेबल 10.2 में उसको लिख देना। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्टेट द कंडीशंस विच फेवर सीड जर्मिनेशन। क्या कह रहा है, अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन कंडीशंस को बताइए जो कि सीड जर्मिनेशन यानी कि बीज के अंकुरित होने के फेवर में है। Which of the following are essential for seed germination? इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है बीज के अंकुरित होने के लिए? तो जवाब है आपका एयर और वाटर, और सनलाइट हर बीज में अंकुरित होने के लिए जरूरी नहीं होती है। कंपेयर दी अवेलेबल कंडीशन इन ईच पॉट। हर गमले के अंदर जो कंडीशंस यानी जो परिस्थितियां मौजूद हैं उनकी आप तुलना करिए। जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड रिक्वायर्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर। जो बीन के बीज होते हैं उनको जर्मिनेट होने के लिए सही मात्रा में पानी और हवा की ज़रूरत होती है। वाई डू सीड्स रिक्वायर दीज कंडीशन फॉर जर्मिनेशन? बीजों को इन कंडीशन की ज़रूरत क्यों होती है अंकुरित होने के लिए? डू यू थिंक दैट द एब्सेंस ऑफ वन और मोर ऑफ दीज कंडीशंस विल इफेक्ट द सीड जर्मिनेशन? क्या आपको लगता है कि एक या एक से ज़्यादा अगर ये कंडीशंस नहीं होंगी तो इससे क्या सीड जर्मिनेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें मौजूद होनी ही चाहिए तभी सीड जर्मिनेट होगा, नहीं तो सीड जर्मिनेट यानी कि बीज आपका अंकुरित नहीं होने वाला।
लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दीज कंडीशंस हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। चलिए अब हम ये समझते हैं कि जो कंडीशंस होती हैं ये कैसे हेल्प करती हैं, यानी जो परिस्थितियां होती हैं ये कैसे सहायता करती हैं बीज के अंकुरित होने में। द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस हैज़ बीन सीन इन एक्टिविटी 10.2। और जो इफेक्ट है यानी कि जो असर है इन परिस्थितियों का वो हमने एक्टिविटी 10.2 में देख ही लिया है। तो वाटर, पहले हम लोग वाटर को पढ़ने वाले हैं कि जो वाटर है ये कैसे सीड जर्मिनेशन को इफेक्ट करता है। सीड रिक्वायर्स वाटर फॉर जर्मिनेशन, बीज को अंकुरित होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इनेबल्स द सीड टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ कैरी आउट द प्रोसेस नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ। क्या कह रहा है कि पानी की सहायता से जो बीज हैं वो अपने ग्रोथ के लिए यानी उनके बढ़ने के लिए जो ज़रूरी प्रक्रिया होती है उसको कर पाते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट, जो बाहर का छिक्कल होता है बीज का उसको हम बोलते हैं सीड कोट। देखो ये इमेज है, इसमें मैं सारे पार्ट्स को समझा देता हूँ, ठीक है। जो बाहर का बीज का छिक्कल होता है उसको बोलते हैं सीड कोट। अंदर जो ये नया आपको नन्ना सा पौधा दिख रहा है इसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं या फिर बोलते हैं बेबी प्लांट। क्या बोलते हैं? बेबी प्लांट, ठीक है। और ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना इसको बोलते हैं कॉटलीडॉन। क्या बोलते हैं? कॉटलीडॉन, ठीक। शायद इस चैप्टर में हो ये नाम। चलिए सीड कोट तक हो चुका है। वाटर सॉफ्टन्स द सीड कोट एंड हेल्प द टाइनी एम्ब्रियो इनसाइड इट टू डेवलप इनटू प्लांट। पानी जो होता है वो सीड कोट यानी कि इस बीज के छिक्कल को नरम करता है और इसके अंदर मौजूद जो बेबी प्लांट है, जो एम्ब्रियो है, उसको डेवलप करने में भी मतलब उसको भी विकसित होने में मदद देता है। एयर एंड सॉइल, सीड नीड्स एयर फॉर जर्मिनेशन। जो बीज होता है इसको हवा चाहिए होती है, किसके लिए? जर्मिनेट होने के लिए यानी अंकुरित होने के लिए। दे यूज द एयर अवेलेबल इन द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। अच्छा, इनको हवा कहाँ से मिलती है? वातावरण से नहीं, इनको मिट्टी के अंदर मौजूद, मिट्टी के कणों के बीच में मौजूद जो हवा होती है वो मिलती है, ठीक है दोस्तों। मोर ओवर स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स अलाउ रूट टू ग्रो ईजिली। इसके साथ में जो स्पेस होता है यानी जो जगह खाली होती है मेरे सॉइल के यानी मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में, उससे जो जड़ होती है वो ईजिली बढ़ पाती है, मतलब उसी जगह से होते होते ये आसानी से बढ़ जाती है। लाइट एंड और डार्क कंडीशन, we have learned that for the bean seed presence of light is not essential for further germination, for their germination। क्या कह रहा है कि भाई हमने ये देखा कि बीन के जो बीज होते हैं उनको जर्मिनेट होने के लिए यानी उनको अंकुरित होने के लिए जो रोशनी है उसका होना उतना ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी ही नहीं है। इन जनरल यानी कि हमारा सामान्य तौर पर मोस्ट सीड्स डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन। ज़्यादातर जो बीज होते हैं उनको रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है अंकुरित होने के लिए। बट आफ्टर जर्मिनेशन, लेकिन अंकुरित होने के बाद, सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। अंकुरित होने के बाद जो नन्ना सा पौधा होता है उसके आगे के ग्रोथ के लिए, आगे के विकास के लिए सूरज की किरणें मेरी क्या होती हैं? बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उनकी ज़रूरत होती है। सम सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लाइक कोलिलस एंड पेंट्यूना रिक्वायर्ड लाइट टू जर्मिनेट। कुछ हमारे फूल वाले क्या होते हैं? पौधे होते हैं, जैसे कि हमारा कोलिलस हो गया और पेटूनिया हो गया। इनको लाइट यानी रोशनी की ज़रूरत होती है जर्मिनेट होने के लिए। अगर लाइट नहीं मिलेगी तो इसके बीज अंकुरित नहीं होंगे। कवरिंग दी सीड्स विद सॉइल इनहेबिट देयर स्प्राउटिंग। अगर इनके बीज को हम मिट्टी से ढक देते हैं तो इससे इनका जो बीज है वो ठीक से अंकुरित नहीं हो पाता और कई बार तो हो ही नहीं पाता। सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लाइक कैलेंड्यूला एंड ज़ियोनिया नीड डार्कनेस टू जर्मिनेट। और कुछ हमारे फूलों के बीज जैसे कि हमारा कैलेंड्यूला हो गया और जिन्निया, ठीक है, जिन्निया को अंधेरे की ज़रूरत होती है अंकुरित होने के लिए। These seeds should be covered with sufficient soil। इन बीजों को sufficient यानी सही मात्रा में मिट्टी से क्या होता है? ढकना होता है, ठीक है। In the chapter Mindful Eating, a path to healthy body, you have learned that human beings needed a balanced diet for a good health and a proper growth।
क्या कह रहा है कि भाई जो ये मेरा पार्ट था माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी, इसके अंदर आपने ये सीखा था कि मानव शरीर को एक बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार की ज़रूरत होती है अपने शरीर के अच्छे ग्रोथ के लिए और एक स्वस्थ शरीर के लिए। सिमिलरली इसी प्रकार से प्लांट्स टू नीड फेवरेबल कंडीशन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी प्रकार से जो पौधे होते हैं इनको भी सही कंडीशन यानी सही परिस्थितियां और सही पोषक तत्वों की जरूरत होती है इनके सही विकास के लिए। व्हाट कंडीशंस डू यू थिंक वुड इफेक्ट सीड जर्मिनेशन? कौन कौन सी कंडीशंस आपको लगती हैं कि भाई जो कि सीड के जर्मिनेशन को क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी। इन एक्टिविटी 10.1 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग व्हिच मेड यू प्लेस प्लांट इन लिविंग बीइंग्स? क्या कह रहा है, एक्टिविटी 10.1 में कौन कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कौन कौन से वो गुण थे लिविंग बीइंग्स में जिसको कि आपने देख के कहा था कि हाँ जो पौधे हैं वो भी लिविंग बीइंग्स में ही आएंगे। डू प्लांट शो ग्रोथ इन एक्टिविटी 10.2? क्या पौधों ने एक्टिविटी 10.2 के अंदर ग्रोथ यानी कि उनमें जो विकास है वो दिखाया था? बिल्कुल दिखाया था। आर देयर एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स दैट दीज प्लांट शोज? क्या इसके अलावा और कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ये लिविंग प्लांट शो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो ग्रोथ हो गया, ठीक है, दूसरा फूड यानी खाने की ज़रूरत, न्यूट्रिएंट्स उनको भी चाहिए, ठीक, तीसरी चीज़ ये भी रेस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, और इनमें भी मूवमेंट हो रही है, मतलब ये छोटे हैं फिर बड़े हो रहे हैं, फूल खिल रहा है, पानी आ रहा है अंदर से मतलब पानी आ जा रहा है अंदर अंदर, तो मूवमेंट यानी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग बीइंग की हैं वो प्लांट भी शो कर रहे हैं। Let us study another characteristic that can be seen clearly in the plant growth and movement। क्या कह रहा है, चलिए अब हम एक और कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं जो कि हमें पौधे में देखने को मिलती है। और ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हैं? ये हैं मेरी ग्रोथ और मूवमेंट यानी विकास की और हलचल की। ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। हाउ डू प्लांट रिस्पॉन्ड टू सनलाइट? जो पौधे हैं वो सनलाइट के तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? Does sunlight affect the direction of the growth of different part of plant? जो सनलाइट है, जो सूरज की किरणें हैं, क्या वो पौधे के अलग अलग हिस्सों के विकास पर क्या करते हैं? इफेक्ट डालती हैं। In which direction would the root and the shoot of the plant grow and move if the plant is placed inverted? अगर हम पौधे को उल्टा लटका दें या उल्टा कर दें तो कौन सी दिशा में उसकी जड़ और कौन सी दिशा में उसका जो तना है वो जाएगा? How would you design an activity to find answers of these questions? आप कैसे किसी एक एक्टिविटी को डिज़ाइन करोगे इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए? ठीक है, तो देखो इसके लिए कोई एक्टिविटी डिज़ाइन करना की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, वैसे आप चाहो तो कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई एक पौधा लो, ठीक है, और उसको उल्टा लटका दो, बस पौधा लो उल्टा लटका दो। कुछ दिनों में देखोगे जड़ें हैं वो नीचे लटक रही होंगी और जो तना है वो ऊपर की तरफ घूम के निकल रहा होगा। चलो यहां पे मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है 10.3। टेक सम बीन्स और ग्राम सीड एंड अलाउ देम टू जर्मिनेट ऑन मॉइस्ट क्लॉथ और मॉइस्ट टिश्यू पेपर। क्या कह रहा है, कुछ बीन्स के या फिर कुछ चने के यानी ग्राम के मेरे क्या ले लो, आपको बीज ले लेने हैं और उसको अंकुरित होने दो किसी नम कपड़े पर या फिर किसी नम टिश्यू पेपर पर। Let them germinate until each of them developed into seedling having a small root and a small shoot। क्या कह रहा है कि उनको तब तक अंकुरित होने दो जब तक वो नन्हे से पौधे में नहीं बदल जाते हैं, उनकी नन्ही सी जड़ और नन्हा सा तना नहीं बन जाता। नाउ टेक 3 ग्लास बीकर्स और टम्बलर्स। अब आपको 3 बीकर्स या फिर 3 कांच की ग्लास लेनी है एंड लेबल देम ABC और उनको ABC लेबल कर दो। टेक 3 glass plate and attach a thick blotting paper to one side of each plate using a thick cotton thread। एक सेकेंड, ये करना क्या चाह रहे हैं? अच्छा ये कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। चलिए, टेक 3 ग्लास प्लेट्स मतलब आपको 3 ग्लास की प्लेट लेनी है, ठीक है, एंड अटैच अ थिक ब्लॉटिंग पेपर टू वन साइड of each plate using a thick soft cotton thread। और उसके एक साइड पे आपको क्या करना है, ब्लॉटिंग पेपर लगा देना है।
फिक्स वन सीडलिंग ऑन ईच प्लेट, आपको एक बीज क्या करना है हर प्लेट पे उसको फिक्स कर देना, बीज सॉरी पौधा जो है नन्ना वाला उसको हर एक प्लेट पे आपको क्या करना है फिक्स कर देना है। यूजिंग अ थिक कॉटन थ्रेड, फिर से कॉटन का जो थ्रेड है उसका यूज करना, एज शोन इन फिगर 10.2, जैसे 10.2 में दिखाया हुआ है वैसे ऐसे, ठीक है। ये आप देख सकते हो नन्ना सा ग्लास टाइप का लिया हुआ है, इसमें धागे से इसको ऐसे बांध दिया, इसको उल्टा बांध दिया, इसको ऐसे, मतलब इस तरीके से सीधा उल्टा आपको बांध देना है। नाउ प्लेस वन ग्लास प्लेट अप राइट with a seedling attached into each of the beaker A and beaker C as shown in figure 10.2A and 10.2C। तो 10.2A 10.2C, अच्छा ये हो गया, देखो ये A है, ये आपका C है, ठीक। In beaker B, arrange the plate such that the shoot of the seedling is directed downwards and the root is directed upwards as shown in figure 10.2B। आपको B वाले बीकर में इसको ऐसे बीज को ऐसे बांधना है कि जो जड़ है ऊपर हो और जो तना है नीचे हो। ए में आपको कैसे बांधना है कि जड़ नीचे तना ऊपर, ठीक। बी में इसका उल्टा, ठीक है, ये आपको करना है। चलो ये हो गया। pour some water into, देखो अभी मैं सारे पॉइंट समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको सही से समझा दूंगा कि एक्टिविटी के अंदर हो क्या रहा है। pour water into all the three beakers, तीनों बीकर्स के अंदर पानी भर दो to ensure that the seedling on each beaker remains above water level। ये चीज़ सुनिश्चित करना कि जो सीडलिंग है, जो पौधा है, वो पानी के क्या रहे, ऊपर रहे। In each case, let the bottom of the blotting paper get completely wet by soaking in the water। तीनों ही मतलब सारे ही केसेस में आपको क्या करना है, जो ब्लॉटिंग पेपर का नीचे का हिस्सा है उसको अच्छे से नम होने दो पानी से। इन दिस वे द सीडलिंग विल गेट द मॉइस्चर फ्रॉम द वेट ब्लॉटिंग पेपर। इस तरीके से जो गीला आपने जो ब्लॉटिंग पेपर यूज़ करा है उससे जो पौधा है उसको नमी मिलती रहेगी। प्लेस बीकर ए एंड बी इन सनलाइट, ए और बी को सनलाइट में रख दो एज शोन इन फिगर 10.2A एंड फिगर 10.2B। ए और बी बीकर को सनलाइट में रख दो। पोजीशन बीकर सी एज शोन इन फिगर 10.2C। प्लेस द कार्डबोर्ड बॉक्स इन सच अ वे दैट द सीडलिंग गेट लाइट फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली थ्रू स्मॉल सर्कुलर होल। फिल टेबल 10.3 विद योर प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने पहले तो किसी भी नम कपड़े या टिश्यू पर बीन या फिर जो चना होता है ना उसके बीज लिए, उसको अंकुरित होने दिया इस तरीके से, ठीक। जब वो पौधा बन के तैयार हो गया तो इन्होंने क्या करा कि उसको 3 बीकर में कर दिया। एक बीकर में देख सकते हो जो पौधा है वो सीधे बांधा, दूसरे में उल्टा बांध दिया, उल्टा मतलब जो ये तना था नीचे की तरफ और जड़ ऊपर की तरफ, और सी वाले में क्या करा कि भाई बीकर को सीधे मतलब जो पेड़ जो पौधा है नन्हा सा उसको बांधा तो सीधे, लेकिन एक डब्बे में रख दिया और उस डब्बे में एक छेद है जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक। अब आप कुछ देर कह रहा हूँ, कुछ दिनों तक उसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। फिर आप देखोगे कि क्या बदलाव आ रहा है। बदलाव ये होगा कि ए वाले में जो मेरा पौधा है वो सही से बढ़ रहा होगा, जड़ नीचे की तरफ और जो तना है ऊपर की तरफ। बी वाले में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा क्योंकि इसको आपने उल्टा लटकाया था, इस वजह से अब क्या हो रहा है कि जो जड़ है वो क्या हो रही है, अब नीचे की तरफ आ रही है और जो ये पौधा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। वहीं सी वाले में आप देखोगे कि ये जो पौधे का तना है ये रोशनी की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, रोशनी की तरफ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या प्रूव करा, हमने 2-3 चीज़ें प्रूव कर दी। पहली चीज़ तो आप बीज को किसी भी पोजीशन में लटका दो, तना हमेशा ऊपर जाएगा, जड़ हमेशा नीचे जाएगी। दूसरी चीज़ हमने ये प्रूव करी कि भाई जो बीज है वो हमेशा सूरज की दिशा में जाता है, मतलब जिस तरह सूरज की किरणें जिस तरह से आ रही होती हैं उस दिशा में जो मेरा पौधा है वो हमेशा जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर लिए, ठीक है ना। टेबल कहाँ है, एक सेकंड, इसमें क्या था, अच्छा ये टेबल है, ये टेबल है, इसको आपको फिल करना है। तो बीकर दिया हुआ है, सनलाइट दी हुई है और बीज मतलब पौधा कैसे लगाया था ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब किस डायरेक्शन में क्या जाएगा ये आपको करना है। तो भाई ए वाले में क्या था, सीधे आपका तना था, जड़ थी, वो सीधे ही जाएगा और सीधे ही गया था। बी वाले में क्या था कि भाई उल्टा था आपका, मतलब तना नीचे की तरफ था, जड़ ऊपर की तरफ थी। हुआ क्या
कि भाई जो तना है वो ऊपर की तरफ चला गया और जड़ जो है फिर से नीचे की तरफ आ गई। और सी वाले में क्या है, तना और जड़ दोनों सीधे थे लेकिन एक छेद से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, तो इसमें क्या हुआ कि जो तना है वो उस रोशनी की तरफ मुड़ गया, जबकि बाकी जो जड़ थी वो तो नीचे ही जा रही थी। ठीक है, तो ये आपकी इसमें होने वाली है ऑब्जर्वेशन आपकी। चलो, तो ये हो गया मेरा ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। फ्रॉम द रिजल्ट, एक सेकेंड, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट टेबल 10.3 एंड फिगर 10.3 वी नोटेड दैट, इस एक्सपेरिमेंट से, इस टेबल से, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या निकाला, when the plant is kept upright the root grows downward and the shoot grows upward। जब पौधे को सीधा रखा जाता है तो जो रूट होती है यानी कि जो जड़ होती है वो नीचे की तरफ जाती है, जबकि जो शूट होता है यानी कि जो तना होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, when the plant is kept inverted the root bends and grow downwards, also the shoot bends and grow upward। जब पौधे को उल्टा रखा जाता है तो जो जड़ है वो मुड़ के नीचे की ओर आ जाती है, जबकि जो पौधा है वो मुड़ के ऊपर की ओर चला जाता है, मतलब जो तना है वो मुड़ के ऊपर की ओर चला जाता है। थर्ड वाला क्या कह रहा है, when the plant get sunlight only from one direction the shoot grows in the direction of the light while the root continues to grow downward। और जब सूरज की किरणें किसी एक दिशा से आ रही होती हैं तो जो पौधा है वो उसी दिशा में मुड़ जाता है, जबकि जो जड़ है वो नीचे जाने लग जाती है, मतलब नीचे से जा रही वैसे जाने लग जाती है। After conducting activity 10.3, we can conclude that the shoot of the plant grow upward and exhibit movement towards sunlight, but the root of the plant grows downward। क्या कह रहा है कि भाई इस एक्टिविटी 10.3 को करने के बाद में हम इस कंक्लूजन पे आए हैं, हम इस रिजल्ट पर आए हैं कि जो शूट होता है यानी कि जो तना होता है पौधे का वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, जबकि जो जड़ होती है वो नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, तना हमेशा सूरज की दिशा में ऊपर की तरफ जाएगा, जबकि जो जड़ है वो नीचे की तरफ जाएगी। नो एज साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु 1937। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे एक वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बासु जी, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपकी जो हिंदी की बुक है उसमें एक चैप्टर भी है इनके ऊपर। ये कौन है, ये एक भारत के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं और इन्होंने पौधों से जुड़े हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। इनको पौधों से बहुत लगाव था और इन्होंने पेड़ पौधों से जुड़े बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, जिससे कि हमको पेड़ पौधों के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट हु डिड सम फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स विद प्लांट। ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधे से जुड़े हुए बहुत से कमाल के एक्सपेरिमेंट करे। ही बिल्ड अ मशीन कॉल्ड सेस्कोग्राफ। इन्होंने सेस्कोग्राफ नाम की एक मशीन बनाई टू रिकॉर्ड हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी। ये मशीन क्या करती, ये रिकॉर्ड करती कि जो पौधे हैं वो किस प्रकार से लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटी ऐसी चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करते हैं। विद दिस मशीन, इस मशीन के साथ में ही कुड मेजर हाउ फास्ट प्लांट ग्रो। ये माप सकते थे कि जो पौधा है वो कितनी तेजी से बढ़ता है। He also showed that plant can sense and respond to stimuli। इन्होंने ये भी दर्शाया कि जो पौधे हैं इनमें भी सेंस होता है और ये प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं जब इनको छेड़ा जाता है, जब कोई परिस्थिति इन पे पड़ती है उस हिसाब से भी ये प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। वी हैव लर्न अबाउट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन एंड हाउ प्लांट ग्रोस एंड एग्जिबिट मूवमेंट। हमने ये सीखा कि भाई जर्मिनेशन के लिए यानी कि बीज के अंकुरित होने के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं और जो पौधा है वो कैसे मूवमेंट और कैसे ग्रोथ को दिखाता है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर द चेंजेस अ प्लांट अंडरगोज इन इट्स होल लाइफ। चलिए अब हम उन बदलावों को खोजते हैं जो पौधा अपने पूरे जीवन में जिन बदलावों से वो गुजरता है। ठीक है दोस्तों, एक्टिविटी 10.4, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, एक एक्टिविटी है। प्लांट अ बीन सीड एंड प्रोवाइड सुइटेबल कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको जो बीन का बीज होता है उसको बोना है और उसकी ग्रोथ के लिए आपको सही कंडीशंस प्रोवाइड करानी है। ऑब्जर्व रेगुलरली फॉर 3 months, 3 महीने तक आपको उसको रेगुलरली ऑब्जर्व करना है कि भाई उसमें क्या बदलाव आ रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.4 एज एंड व्हेन चेंज बिकेम विजिबल।
क्या कह रहा है कि भाई आपको जो भी उसमें दिखा, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है वो आपको टेबल 10.4 में लिख देनी है। नोट द डेट व्हेन चेंज, नोट द डेट व्हेन चेंज, व्हेन एनी चेंज इज ऑब्जर्व, रिकॉर्ड आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या कह रहा है कि उन तारीखों को लिख दो जब आपने देखा कि कोई भी प्रकार से कोई भी बदलाव आ रहा है, और आपको इन क्वेश्चंस के लिए आंसर्स क्या करना होगा, उसमें रिकॉर्ड करना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एनी चेंज टू अकर। कोई भी बदलाव आने में कितना लंबा समय लगा, तो जितना भी लंबा समय लगाओ उसको लिख दो। मेक स्केचेस ऑफ वेरियस चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व इन टेबल 10.4। टेबल 10.4 में आपने जो भी चेंजेस देखे हैं उनके आपको स्केचेस बनाने की, पहले बीज कैसा था, फिर वो कैसा हो गया, फिर वो कैसा हो गया, ऐसे। आफ्टर हाउ मेनी डेज डज द फर्स्ट फ्लावर अपीयर, कितने दिन बाद पहला फूल आया, ठीक है, इसका भी सवाल का जवाब आपको लिखना है। आफ्टर सम पार्ट ऑफ द फ्लावर हैव ड्राइड, कैन यू सी एनी फर्दर ग्रोथ। जब फूल का कोई मतलब कुछ हिस्से जब सूख गए तो क्या आपको उसमें और कोई बदलाव दिखा, और कोई उसमें आपको ग्रोथ दिखी। विच स्ट्रक्चर डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू, बचा हुआ जो हिस्सा था फूल का वो किसमें विकसित हुआ। कैन यू नोटिस अ पॉट और अ फ्लावर विद सीड डेवलप्ड फ्रॉम अ फ्लावर, क्या आपने कोई पॉड या फिर कोई फ्रूट, क्या आपने कोई पॉड या फिर कोई फल देखा जो कि आपके किससे, उस फूल से डेवलप हुआ। वॉट हैपन्स टू द प्लांट आफ्टर द फूड कंटेनिंग द सीड आर फॉर्म, और पौधे के साथ में क्या हुआ जब जो फ्रूट था, मतलब जो पूरा फल था जिसके अंदर बीज मौजूद है वो जब कंप्लीटली बन गया तो उसके बाद में पौधे के साथ में क्या हुआ। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा लंबा सा एक्सपेरिमेंट है, ये आप लोग चाहो तो एज अ क्लास एक्टिविटी कर सकते हो, बहुत अच्छा है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी ऑब्जर्वेशन है इसमें लिख लेनी है। Go through the observations you record regarding the growth of the bean plant in table 10.4। क्या कह रहा है, आपने जो भी ऑब्जर्वेशन करी है उसको आपको 10.4 में क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। What change do you observe after the fruit or form, जब फल बन गया तो उसके बाद में क्या बदलाव हुआ। वो does the plant became yellow and dry even when you continue watering it, क्या जो पौधा है वो पीला होकर सूख गया, आप भले ही उसमें पानी डाल रहे हो उसके बावजूद। शो द सीड ऑब्टेन फ्रॉम योर बीन प्लांट, जो आपको बीन के प्लांट से आपको जो बीज मिला है उसको दोबारा से क्या करो, बो दो। ठीक, वॉच हाउ सीड गेव राइज टू अ न्यू जनरेशन ऑफ बीन प्लांट, देखो किस प्रकार से जो आपको सीड्स यानी जो आपको बीज मिले थे पुराने पौधों से, वो किस प्रकार से एक नई पीढ़ी, मतलब उस पौधे की एक नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। कंपेयर दी स्केचेस दैट यू हैव ड्रॉन इन टेबल 10.4 विथ फिगर 10.4, आपने जो स्केच ड्रॉ करा है टेबल 10.4 में उसको आपको फिगर 10.4 से कंपेयर करना है। तो 10.4 किधर है, ये है मेरी 10.4। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो बीन प्लांट के लाइफ साइकिल दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले ये था मेरा स्टेज 1 बीज, स्टेज 1 से क्या बना, नन्ना सा पौधा, मतलब वो अंकुरित हुआ, जर्मिनेट हुआ, उससे क्या बना, नन्ना सा पौधा तैयार हो गया। अब वो पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, उसमें क्या आ गए, फूल आ गए। अब इन फूलों में क्या आ गए, फल आ गए। ठीक, और फिर ये जो पौधा था ये मर गया और इसका जो फल था वो फिर से किसमें बदल गया, बीज में बदल गया, और इस बीज को आप बोगे तो आपको फिर से यही साइकिल देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे। अ सीड ग्रोस इनटू यंग प्लांट, जो बीज है वो एक यंग यानी छोटे से पौधे में डेवलप होता है, एंड मैच्योर टू प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड, और जब वो मैच्योर होता है यानी कि जब वो बड़ा होता है तो फूल और फल उसमें आते हैं। द फ्लावर इन दिस केस अ पॉट, द फ्रूट इन दिस केस अ पॉट, इस केस के अंदर यानी कि इस जो हमने देखी है सिचुएशन, इसके अंदर जो फ्रूट है वो क्या है, वो है पॉट है, जिसके अंदर क्या है, सीड्स यानी कि बीज है, जिससे कि नई पीढ़ी बीन प्लांट्स की तैयार होगी। द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम अ सीड टू अ प्लांट एंड देन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अ सीड इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें बीज से पौधा बनता है, फिर उस पौधे से दोबारा से बीज, और फिर उससे बीज पौधा, ये पूरी जो मेरी होती है प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग किसी भी पौधे की लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं इसको हम लोग।
When a plant stop growing and all activities life gradually and come to an end, even after the availability of all necessary conditions, the plant is considered dead. क्या कह रहा है? जब पौधा बढ़ना बंद हो जाता है और सारी जो हलचलें जो कि उसमें दर्शाती कि भाई इसमें जीवन है, वो सारी की सारी हलचलें एकदम से रुक जाती हैं, ठीक है, सारी कंडीशंस होने के बावजूद, तो हम कहते हैं कि वो जो पौधा है वो क्या है, वो मर गया है। लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। तो दोस्तों अब हम लोग जानवरों के लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। वी हैव लर्न अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। हमने पौधों के लाइफ साइकिल के बारे में सीखा। वी हैव सीन दैट प्लांट गोज थ्रू मैनी चेंजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। हमने देखा कि जो पौधा है वो अपने लाइफ साइकिल के दौरान कई सारे बदलावों से होकर गुजरता है। जैसे कि पहले वो बीज होता है, फिर अंकुरित होके फिर वो बनता है पौधा, पौधे से फिर वो पौधा बड़ा होता है, फिर उसमें फल आता है, फिर उसमें फूल आता है, फिर वो फूल बनता है फल, फिर फल से बीज निकलता है और फिर से वही पूरी प्रोसेस चलती है, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व हाउ एनिमल्स ग्रोज ओवर टाइम। क्या आपने कभी चीज़ ऑब्जर्व करी है कि समय के साथ में जानवर कैसे बढ़ते हैं। ड्रॉ स्केच ऑफ दियर यंग वंस एंड नेम दैम। उनके जो यंग वंस हैं यानी उनके जो बच्चे हैं उनका स्केच बनाओ, उनकी तस्वीर बनाओ और उसको नेम करो, उसको नाम करो, ठीक है। देखो मेरे घर में ना बहुत पहले खरगोश पले हुए थे, ठीक है, तो उसकी मदद से जो पूरी एनिमल की लाइफ साइकिल होती है ना वो मुझे क्लोजली यानी करीब से देखने का मौका मिला कि कैसे पहले बच्चे बहुत नन्हे नन्हे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, फिर वो एडल्ट्स होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे और बूढ़े होते हैं और फाइनली एंड में क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है दोस्तों। लाइफ साइकिल ऑफ अ मस्कीटो। अब हम लोग मस्कीटो यानी कि मच्छर की लाइफ साइकिल को इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मच्छर की लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। चलो, मस्कीटोज बजिंग अराउंड इन इज अ कॉमन एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। क्या कह रहे हैं कि भाई मच्छर हमारे आसपास भिनभिनाना ये हमारे मतलब ये हम सभी के लिए एक बहुत ही साधारण सा अनुभव है। फीमेल मस्कीटोज आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स दैट ट्रांसमिट सेवरल डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। जो फीमेल मस्कीटोज होते हैं यानी कि जो मादा मच्छर होती हैं वो क्या होती हैं, वो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं जो कि कई सारी बीमारी जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये हमको देती हैं। यू माइट हैव लर्न फ्रॉम न्यूज़पेपर, स्कूल नोटिस बोर्ड और अवेयरनेस कैंपेन्स दैट मस्कीटो ब्रीडिंग शुड बी प्रिवेंटेड। आपने न्यूज़पेपर यानी अखबारों में, स्कूल के नोटिस बोर्ड में या फिर कोई जागरूकता कैंपेन में हो सकता है आपने देखा हो कि हमको मस्कीटो की जो ब्रीडिंग है यानी मच्छरों का ये जो पैदा होना है इसको क्या करना होगा, रोकना होगा। वी आर एडवाइज नॉट टू अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एनीवेयर इन आर सराउंडिंग। हमें सलाह दी जाती है इसमें कि हमें अपने सराउंडिंग में यानी अपने आसपास में कहीं पे भी पानी को रुकने नहीं देना है, मतलब रुकता हुआ पानी कहीं भी हमें नहीं रखना है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है। Does stagnant water have any relation with mosquito laying eggs? क्या ठहरे हुए पानी से मच्छरों के अंडे देने का कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। जो मस्कीटो यानी कि जो मच्छर होता है वो अपने अंडे को पता है कहाँ देता है, ठहरे हुए पानी में ही देता है। तो अगर आप कहीं पे ठहरा हुआ पानी जमा होने नहीं दोगे तो मच्छर भी उसमें अपना अंडा नहीं देगा। कंडक्ट अ सेफ्टी ऑडिट इन योर स्कूल। अपने स्कूल में एक सेफ्टी ऑडिट करो और एट योर होम एंड सराउंडिंग टू चेक फॉर स्टैग्नेंट वाटर। आपको अपने घर में या फिर अपने आसपास के एरिया में ऑडिट करना है, मतलब जाके देखना है कि कहीं पे ऐसा ठहरा पानी तो नहीं है। इफ़ अवेलेबल कैरी अ हैंड लेंस टू ऑब्जर्व एनी स्मॉल क्रीचर्स। अगर हो तो अपने साथ में जो हाथ का नन्हा सा लेंस नहीं होता है, ऐसा सा जो रहता है इस तरीके से ऐसे गोल गोल टाइप का, उसको लेके जाओ ताकि देख सको कि उस पानी के अंदर कोई जीव तो नहीं है। Some common place where stagnant water is likely to gather are desert coolers, planted pots and any open containers। क्या कह रहा है कि कुछ साधारण जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है वो आपके कैसे हो सकते हैं, वो कूलर्स हो सकते हैं, ठीक है। जो खाली पड़ा ऐसी कूलर है जो चल नहीं रहा उसमें पानी हो सकता है बहुत दिन से इकट्ठा हो, पौधे गमले उसमें हो सकता है पानी इकट्ठा हो, या कोई खुला बर्तन रखा है हो सकता है उसमें क्या हो, बहुत लंबे समय से पानी इकट्ठा हो। You may find two different type of worm-like creatures, फिगर 10.5। हो सकता है उसमें आपको दो प्रकार के कीड़े जैसे जीव देखने को मिले। दे आर लार्वा एंड प्यूपा। ये क्या है, ये है लार्वा और प्यूपा। लार्वा ऐसा दिखता है, प्यूपा ऐसा दिखता है। और कहीं पानी होता है ना रुका हुआ तो उसमें टिचुक 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 मतलब खूब नाचते नाचते रहते हैं।
टू डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मस्कीटो। ये क्या होते हैं, ये मच्छर के विकास में दो अलग अलग ये क्या है उसके लाइफ स्टेजेस हैं। इन केस यू ऑब्जर्व लार्वा एंड प्यूपा रिपोर्ट टू योर टीचर। अगर आपको लार्वा और प्यूपा दिखता है तो अपने टीचर को तुरंत बताओ। डिस्कस विद द टीचर एंड क्लासमेट अबाउट द नेसेसरी मेजर्स वन कैन टेक टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो। अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स के साथ में चर्चा करो कि हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं मच्छरों की इस ब्रीडिंग को रोकने के लिए। वॉट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द शेप ऑफ लार्वा एंड प्यूपा। आपने लार्वा और प्यूपा इनके शेप में, इनके आकार में क्या डिफरेंस नोटिस करा। Mosquito larva and pupa observed in water bodies repeatedly comes to the water surface। जो मच्छर के लार्वा और प्यूपा होते हैं वो बार बार कहाँ आते हैं, पानी की सतह पर आते हैं। क्यों आते हैं? द रीज़न, व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस। इसका क्या कारण हो सकता है? मस्कीटो लार्वा एंड प्यूपा लिव इन वाटर एंड रिक्वायर्ड एयर टू रेस्पायर। जो लार्वा और प्यूपा होते हैं ये पानी के अंदर रहते हैं और इनको हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, रेस्पायर करने के लिए, बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए। दे मूव टू द सरफेस ऑफ वाटर फॉर एयर। वो पानी के सरफेस पर आते हैं किसके लिए? एयर लेने के लिए, हवा लेने के लिए। ठीक, अब ये बच्चा यहाँ पे कह रहा है आई हैव सीन माई मदर स्प्रेइंग कैरोसिन ऑयल ऑन स्टैग्नेंट वाटर, वाई डज शी डू सो। बच्चा ये कह रहा है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा है कैरोसिन का तेल डालते हुए स्टैग्नेंट वाटर पर। ठीक है, ऐसा जो है वो मम्मी क्यों करती हैं? ठीक है, तो देखो ऐसा करने का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। रीज़न ये होता है, पहले तो ये समझ लो कि जो मच्छर है वो कैसे तैर पाता है पानी के ऊपर। ठीक, वो तैर पाता है सरफेस टेंशन की वजह से। और ये सरफेस टेंशन क्या होता है इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप कैरोसिन डाल देते हो, पहली चीज़ तो सरफेस टेंशन पर इफेक्ट पड़ता है, और दूसरी चीज़ पानी के ऊपर एक लेयर होने के कारण जो ये लार्वा और प्यूपा है ना, ये एयर को नहीं ले पाते हैं। पानी के ऊपर जब ये जो कैरोसिन ऑयल है इसकी जो परत है ना वो जम जाती है। ठीक, तो अगर उसकी परत जमी हुई है तो ये जो लार्वा और प्यूपा हैं ये एयर नहीं ले पाएंगे और ये क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, kerosene oil form a thin layer over water surface. This layer separates water from air and does not allow larva and pupa to inhale air. As result they die. वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाई कि कैरोसिन ऑयल से क्या होता है, एक पतली सी लेयर, एक पतली सी परत बन जाती है पानी की सतह के ऊपर, जिससे कि जो पानी और जो हवा है उनके बीच में एक तरीके से कह सकते हो सेपरेशन सा बन जाता है। ठीक, जिससे कि जो ये लार्वा और प्यूपा हैं ये सांस नहीं ले पाते हैं और ये मर जाते हैं। नेक्स्ट है मेरी एक्टिविटी 10.5, लेट अस सॉल्व एन इंटरेस्टिंग पजल। क्या कह रहे हैं कि चलिए अब हम एक इंटरेस्टिंग यानी कि कमाल की पजल को सॉल्व करते हैं। हाउ विल यू डिसाइड विच स्टेज लार्वा और प्यूपा कम इमीडिएटली आफ्टर द एग स्टेज। क्या कह रहे हैं कि भाई आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी स्टेज लार्वा या प्यूपा एग स्टेज के बाद में आती है, यानी अंडे के बाद में लार्वा बनेगा या प्यूपा बनेगा। सपोज यू आर गिवन अ कंटेनर विद वाटर फ्रॉम पडल कंटेनिंग लार्वा एंड प्यूपा। क्या कह रहे हैं भाई, मान लो आपको एक कंटेनर यानी कि आपको एक बर्तन दिया गया है जिसमें पानी है, उस पडल से, उस गड्ढे से जिसमें लार्वा और प्यूपा मौजूद थे। डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेजेस। आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी को डिज़ाइन करना है ताकि आप सही सीक्वेंस ढूंढ सको इनके स्टेजेस का। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम फॉलोइंग एक्टिविटी डिज़ाइन बाय अवधि टू क्रिएट योर ओन एक्टिविटी। आप अवधि द्वारा बनाई हुई इस एक्टिविटी की सहायता से अपनी खुद की कोई एक एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हो। तो उसमें आप देख सकते हो मल्टीपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या कह रहा है, आई हैव अ वाटर कंटेनर विद मस्कीटो लार्वा एंड प्यूपा। कि पहले तो उसके पास में क्या है भाई, एक बर्तन है जिसमें लार्वा प्यूपा वाला पानी है। स्टेप 2 क्या है, आई विल सेपरेट 4-5 लार्वा एंड प्यूपा इनटू 2 सेपरेट कंटेनर्स विद द सेम वाटर। सेम पानी में ये लार्वा और प्यूपा यानी 4-4, 5-5 लार्वा प्यूपा को अलग अलग करके अलग अलग बर्तनों में सेम पानी में रखेगी। आई विल ऑब्जर्व दैम एवरी डे अंटिल आई सी दैम चेंजिंग इनटू नेक्स्ट स्टेज। मैं उनको रोज़ ऑब्जर्व करूँगी तब तक जब तक मुझे अगली स्टेज उसमें नहीं देखने को मिलती। इफ़ लार्वा चेंज इनटू प्यूपा, अगर लार्वा जो है वो प्यूपा में बदलता है, इट वुड मीन्स दैट द लार्वल स्टेज कम्स बिफोर द प्यूपल स्टेज।
इसका मतलब ये है कि भाई जो लार्वा वाला ये स्टेज है ये प्यूपा से पहले आता है, और इसका उल्टा होता है तो मतलब प्यूपा वाला पहले आएगा, बाद में लार्वा आएगा। स्टेप 5, आई विल कीप वॉचिंग बोथ द कंटेनर्स टू सी इन विच वन अ मस्कीटो अपीयर्स फर्स्ट। मैं दोनों कंटेनर्स को देखती रहूंगी कि पहले मच्छर किस में आता है। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन विल हेल्प अस टू लर्न द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ। की जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये हमको सही जो सीक्वेंस होता है यानी सही जो क्रम होता है इनके विकास का, उसको स्टडी करने में हेल्प देता है। नाउ सपोज यू आर गिवन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द पडल विच कंटेन्स लार्वा एंड प्यूपा। क्या कह रहा है कि भाई मान लीजिए आपको एक कंटेनर दिया गया है जिसमें वही पानी है जिसमें लार्वा और प्यूपा मौजूद हैं। Without separating them from the container, how would you design an activity to decide which stage out of the two give way to next? क्या कह रहा है कि बिना उनको अलग करे हुए, बिना पानी को अलग करे हुए आपको क्या करना है, एक ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है जिससे कि आप पता कर सको कि कौन सी जो मेरी स्टेज है वो किसके क्या बाद में आएगी। ठीक है, चलिए तो अब हमारे ये जो नेक्स्ट इमेज है इसमें मस्कीटो की लाइफ साइकिल दी हुई है। ठीक, तो पहले भाई मच्छर जो है, मच्छर क्या देता है, अंडे देता है। ठीक है ना, ये जो अंडे हैं ये किसमें, लार्वा में बदलते हैं। ये जो लार्वा है ये बदलता है प्यूपा में, और प्यूपा से ये फिर क्या बनता है, मच्छर बनता है, और यही लाइफ साइकिल क्या होती है, कंटिन्यू रहती है, यही चलती रहती है। ठीक, तो ये मस्कीटो यानी कि मच्छर की लाइफ साइकिल। लेट अस लर्न मोर अबाउट दी स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ मस्कीटो। चलिए हम इन स्टेजेस के बारे में और डिटेल से जानते हैं और जान लेते हैं। मस्कीटो पास थ्रू 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। जो मच्छर होता है वो अपने जीवन में 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। द एडल्ट मस्कीटो दैट इमर्जेस फ्रॉम द प्यूपा रेस्ट ब्रीफली ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर देन फ्लाइज अवे। जो एडल्ट यानी कि जो वयस्क प्यूपा स्टेज से निकलता है वो कुछ समय के लिए पानी पर मौजूद रहता है और फिर वो वहाँ से उड़ के चला जाता है। द एडल्ट मस्कीटो में सर्वाइव फॉर 10 to 15 डेज। जो एडल्ट मस्कीटो है यानी कि जो वयस्क मच्छर है वो 10 से 15 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। वी हैव सीन दैट अ मस्कीटो बिगेन इट्स लाइफ एज एन एग। हमने देखा कि जो मच्छर है वो अपने जीवन को अंडे के रूप में शुरू करता है। द एग डेवलप्ड इनटू लार्वा। जो एग है वो लार्वा बदलता है जो कि सेकंड स्टेज होती है। द लार्वा ग्रोज इनटू प्यूपा। जो लार्वा है वो प्यूपा में बदलता है जो कि इसकी थर्ड स्टेज होती है। एंड द प्यूपा ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन एडल्ट मस्कीटो। और जो प्यूपा होता है वो एक वयस्क मच्छर में बदलता है जो कि इसकी फोर्थ स्टेज होती है। द एडल्ट फीमेल मस्कीटो लेज एग डायरेक्टली ऑन और नियर वाटर। जो मादा मच्छर होती है वो अंडों को या फिर तो पानी के करीब देती है या फिर तो सीधे पानी के ही ऊपर देती है। एंड दी साइकिल कंटिन्यूस। और ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। तो ये है फीमेल मच्छर, ये देगी अंडे, अंडों से बनेंगे लार्वा, लार्वा से बनेगा प्यूपा, और प्यूपा से फिर से एडल्ट मच्छर, और फिर यही साइकिल मेरी चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, significant changes occurs in the appearance, body shape and structure during the various stages in the life cycle of a mosquito. मच्छर की लाइफ साइकिल में यानी मच्छर का जो पूरा जीवन चक्र है इसमें अलग अलग स्टेजेस में इनके अपीयरेंस में, मतलब ये कैसे दिखते हैं, इनके बॉडी शेप में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो अंडे कितने छोटे छोटे हैं। अब देखो लार्वा कितना बड़ा, कितना अजीब सा लग रहा है, प्यूपा कितना अजीब सा लग रहा है, और मच्छर तो एकदम ही इनसे अलग है। इसमें किसी के पर है नहीं है, बट देखो इसके पर है कि नहीं। तो हर स्टेज में मच्छर की जो अपीयरेंस होती है, जैसा वो दिखता है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, बदलता है। कहाँ तक हो गया था, अच्छा यहाँ तक। द शेप ऑफ द एग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लार्वा। द लार्वा अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्यूपा। The pupa appears very distinct from the adult mosquito. Is it easy to imagine that a mosquito emerges from a pupa? क्या कह रहे हैं कि भाई जो अंडों का शेप होता है वो लार्वा से बहुत अलग होता है, लार्वा प्यूपा से दिखने में बहुत ज़्यादा अलग होता है, प्यूपा जो है वो एक वयस्क मच्छर से दिखने में बहुत ज़्यादा अलग होता है। क्या हम ये कल्पना कर भी सकते हैं कि भैया प्यूपा से मच्छर निकलेगा? कर भी सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? प्यूपा एकदम अलग दिखता है, दिखने में एकदम ही अजीब सा अलग सा होता है। उसको देख के हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भैया उस प्यूपा से मच्छर भी बनेगा।
द सिल्क मॉथ ऑल्सो पासेस थ्रू 4 लाइफ स्टेज। जो सिल्क मॉथ होता है यानी कि जो ये रेशम वाला कीड़ा होता है ये भी 4 लाइफ स्टेज से होकर गुजरता है। पहली इसकी एग होती है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर एडल्ट होता है। ठीक है। एग हैचेस इनटू लार्वी। जो एग है मतलब जो अंडा है उसमें से लार्वी निकलती है, कीड़े होते हैं जो रेंगते पत्तियों पर। विच देन ग्रो इनटू साइज, जो कि अपने आकार में बढ़ता है, मतलब जो पत्ती आती है उसको खा खा के बढ़ता है ये। लार्वी सीक्रेट थ्रेड लाइक मटीरियल विच दे रैप अराउंड देमसेल्फ बिफोर चेंजिंग इनटू प्यूपा। जो लार्वी है वो क्या करता है भाई, अपने चारों तरफ धागे जैसा एक मटेरियल जो है वो निकालता है। ठीक है। और उसके बाद में वो प्यूपा में बदलता है। ठीक। दीज आर द फाइबर्स दैट यूज टू मेक सिल्क फैब्रिक्स। और ये जो धागा निकालता है ना वो अपने मुंह से, यही मेरे क्या होते हैं, सिल्क के कपड़े बनाने में इन्हीं का यूज़ होता है। इन इंडिया द कार्डी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC हैज सेट अप सेवरल सेंटर्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन। भारत के अंदर जो कार्डी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है KVIC, इन्होंने कई सारे केंद्र स्थापित करे हैं सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। चलो जी, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। तो अब हम लोग फ्रॉग यानी कि मेंढक की लाइफ साइकिल को पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी 10.6, अवधि एंड आयुष आर ड्रेस्ड अप इन फुल स्लीव शर्ट एंड फुल पैंट्स टुडे। अवधि और आयुष ने आज पूरे स्लीव्स यानी पूरी आस्तीन वाले कपड़े और पूरी लंबी लंबी पैंटें पहन रखी हैं। इट हैज़ बिन रेनिंग इंटरमीडिएटली फॉर अ वीक। हफ्ते से रुक रुक कर बारिश हो रही है। दे आर गोइंग आउट विद देयर क्लासमेट्स फॉर एन एक्टिविटी। वो अपने क्लासमेट के साथ में बाहर एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं। आफ्टर अ ब्रीफ वॉक लेड बाय द साइंस टीचर दे रीच्ड अ शॉलो पॉन्ड। थोड़े वॉक के बाद में, मतलब ये अपने साइंस टीचर के बाद में साइंस टीचर के साथ में ये थोड़े इन्होंने वॉक करा, मतलब थोड़ी दूर ये लोग चले हैं। फिर ये लोग एक शॉलो पॉन्ड यानी कि बहुत कम गहरे तालाब के पास में आए हैं। इट इज सराउंडेड बाय ट्रीज एंड टॉल ग्रासेस। ये लंबे लंबे पेड़ और घास से घना ढका हुआ है, मतलब हर तरफ है लंबे लंबे घास और पेड़। द टीचर कॉशियस देम टू वॉच एवरीथिंग फ्रॉम द डिस्टेंस। टीचर ने बच्चों को सावधान करा कि वो दूर से सब कुछ देखें। विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस, बिना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किए हुए बच्चे जो है दूर से सब कुछ देखें। यू मे ऑल्सो go to a small water body during the rainy season with a facilitator and explore it by taking due safety precautions। क्या कह रहा है भाई, ये आप बच्चों से कह रहा है कि आप भी बारिश के मौसम के दौरान किसी के साथ में आप ऐसे किसी वाटर बॉडी के पास में जा सकते हो और ध्यान से उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको देख सकते हो। You may notice a white jelly-like substance on the surface of the water toward the edge of the pond। क्या कह रहा है, आपको पॉन्ड के एज यानी पानी के किनारे हो सकता है आपको जेली जैसा कोई सब्सटेंस देखने को मिले। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ऐसा जेली जैसी आपको कोई सब्सटेंस हो सकता है, ऐसा आपको देखने को मिले तालाब के किनारे। ठीक। दिस मे बी अटैच टू अ प्लांट ग्रोइंग इन और अराउंड द वाटर। हो सकता है कि ये किसी पौधे के साथ में जुड़ा हो जो कि पानी के आसपास ही उग रहा हो। दिस जेली लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ अ फ्रॉग एंड इज नोन एज स्पॉन। ये जो जेली जैसा सब्सटेंस है ये असल में क्या है, मेंढकों के अंडों का ये झुंड है और इसको हम लोग स्पॉन कहते हैं। तो ये जो जेली जैसा आपको सब्सटेंस दिख रहा है ये क्या है, ये है मेंढकों के अंडों का झुंड। इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन। क्या बोलते हैं हम लोग, स्पॉन बोलते हैं इसको। ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ऑल द स्टेज ऑफ अ फ्रॉग शोन इन फिगर 10.7। क्या कह रहा है कि भाई आपको फ्रॉग यानी मेंढक के जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के, उसमें जो भी उसके फीचर्स होते हैं उसको ऑब्जर्व करो। ये आपको फिगर 10.7 में देखने को मिल जाएंगे। हाउ विल यू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ द गिवन स्टेज A, B, C, D, E, F? Some of the stages shows distinct changes in their initial and final shape. Record the change in table 10.5। देखो, पहले तो ये कह रहा है कि भाई आप सीक्वेंस यानी कि क्रम क्या लगाओगे कि पहले क्या आया ऐसे करके। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको बस ये पहचान लेना है कि मेंढक का अंडा कैसे दिखता है और फिर आप उसी अंडे को ऑब्जर्व करते रहो
और आपको उसमें जिस तरीके से चेंज नज़र आ रहा है उस तरीके से आप सीक्वेंस लगा सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये अंडे हैं, फिर ये अंडे क्या हुए, थोड़े से बड़े हुए, ठीक, फिर ऐसे टैडपोल टाइप का बना, फिर उसके ऐसे हाथ पैर आने स्टार्ट हुए, फिर वो इस तरीके से बना और आखिरी में ऐसे डेवलप हो गया, ठीक। ये होता है सही सीक्वेंस। चलो, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन लिस्ट इन टेबल 10.5 draw the life cycle of a frog, compare the figures drawn by you with figure 8.5। क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, आपको जो टेबल दे रखी है इसमें आपने जो भी ऑब्जर्व करा है कि लाइफ साइकिल पहले क्या होगी पहले क्या होगी, उसको आपको लिखना है, साथ ही में आपको ड्रॉ भी करना है। तो भाई पहले तो ये आएगा ए वाला, ये है नंबर 1, चलो मैं नंबर डाल देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर, सॉरी ये है नंबर 3, ये गलत हो गया यार, रुक जाओ। नंबर 1, नंबर 2, फिर आएगा ये वाला स्टेज, फिर आएगा ये वाला स्टेज, फिर आएगा ये वाला स्टेज, और फाइनल है आपका ये वाला स्टेज, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ कर लो, पहले अंडा ड्रॉ कर लो, फिर उसको एरो दिखाते हुए ये वाला ड्रॉ कर लो, फिर उसको एरो दिखाते हुए ये ड्रॉ कर लो, फिर एरो दिखाते हुए ये ड्रॉ कर लो, एरो दिखाते हुए ये ड्रॉ कर लो, और आखिरी में एरो दिखाते हुए ये ड्रॉ कर लो। ऐसे ड्रॉ कर लो आप। चलो, सम ऑफ द स्टेजेस हैव बीन क्लब्ड टुगेदर, कुछ जो इसके स्टेज हैं उनको साथ में मिला दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेज ए एंड एफ इन फिगर 10.7 हैज बीन केप्ट अंडर स्टेज 1। क्या कह रहे हैं, स्टेज ए और एफ को स्टेज 1 के अंदर रखा जाता है। यू विल फाइंड 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, आपको फ्रॉग के जीवन में 4 स्टेज देखने को मिलेंगे। पहला स्टेज क्या है, द एग स्टेज, विच प्रोसेसेस टू एम्ब्रियो स्टेज, जिसके जो कि एम्ब्रियो स्टेज में डेवलप होता है। दी टैडपोल स्टेज, फिर टैडपोल आता है, कंसिस्टिंग ऑफ अर्ली स्टेज विद अ टेल एंड नो लेग एंड अ लेट स्टेज विद हिंड लेग, ठीक है। टैडपोल स्टेज में भी अर्ली और लेट स्टेज होते हैं। अर्ली में कोई भी पैर वैर नहीं होते, सिर्फ पूंछ होती है। लेट स्टेज में पैर आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। द फ्रॉगलेट स्टेज, फ्रॉगलेट स्टेज कौन सी, लास्ट वाली, जिसमें मेंढक बन के तैयार होता है, ठीक है। तो ये है इसकी पूरी लाइफ साइकिल। पहला आएगा अंडा, अंडा से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आपका ये टैडपोल बनेगा, फिर टैडपोल का पैरावेर आएगा, फिर वो ऐसा छिपकली टाइप का बनेगा जिसको हम लोग फ्रॉगलेट बोलते हैं, और आखिरी में ये बन के तैयार हो गया मेंढक, ठीक है। तो ये है मेरी मेंढक की यानी कि फ्रॉग की पूरी लाइफ साइकिल। समझ गए, बहुत ईजी है। मेंढक ने दिए अंडे, अंडे से बना एम्ब्रियो, मतलब जो एम्ब्रियो है वो, फिर टैडपोल तैयार हुआ जिसकी है पूंछ, उसके आगे पैर, वो बना छिपकली जैसा फ्रॉगलेट, और फिर बन गया मेंढक। डिस्कस इन द क्लास अलोंग दी फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको क्लास में इन पॉइंट्स के साथ में क्या करना है, डिस्कस करना है। हाउ आर दीज एक्स ऑफ अ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्स दैट यू मे हैव सीन, ये जो अंडे हैं फ्रॉग के, ये बाकी अंडों से कैसे अलग है जो कि आपने देखे हैं। देखो, ज़्यादातर जो हम लोग अंडे देखते हैं, ठीक है, उनकी जो सरफेस होती है, उनकी जो सतह होती है, वो कैसी होती है, हार्ड होती है, सख्त होती है। जबकि मेंढक की जो अंडे की सरफेस है वो क्या है, बहुत सॉफ्ट, जेली जैसी है, ठीक है। चिड़िया का अंडा, उसका जो खोल होता है कैसा होता है, हार्ड होता है। लेकिन जो मेंढक का अंडा होता है, इसकी जो सरफेस होती है जेली जैसी, बहुत नरम सी होती है। विच स्टेज हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, कौन सी स्टेज की सबसे कम ड्यूरेशन होती है। तो उसके लिए आप आ सकते हो इस फिगर में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 दिन, 3 से 4 दिन, 7 से 10 दिन, ऐसे टाइम भी दिया हुआ है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो लिख दो। Is there a change in the habitat during the various stages in life cycle of a frog? क्या हैबिटेट में कोई चेंज आता है, मतलब जहाँ पे ये फ्रॉग रह रहा है, क्या उसमें कोई चेंज आता है इसकी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान? तो चेंज हमें बिल्कुल देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहले तो पानी में एम्ब्रियो पानी के अंदर जाता है, फिर वो मछली की तरीके से बन के पानी के अंदर ही तैरता है, फिर जब पैरवर बनते हैं, फ्रॉगलेट बनता है, तो ये पानी के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, और एडल्ट स्टेज में ये एकदम पानी के ऊपर रह सकता है। फ्रॉग जो है यानी कि जो मेंढक है, ये मेरा एक ऐसा क्रिएचर होता है, ये एक ऐसा जीव होता है जो कि पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है, ठीक है। हाउ डू द स्पेशल फीचर्स सपोर्ट द स्टेज, इसके जो स्पेशल फीचर्स होते हैं वो इसके डिफरेंट स्टेजेस को कैसे सपोर्ट करते हैं। तो भाई जो ये देख सकते हो पूंछ टाइप की है, ये उसको पानी में रहने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर जब इस पूंछ में क्या आती हैं, हाथ पैर आते हैं, तो इससे वो ज़मीन के ऊपर रह सकता है, ठीक। मतलब इसकी जो अलग अलग स्टेज है, इसको अलग तरीके से हेल्प कर रही है रहने में।
ऑब्जर्व फिगर 10.8, क्या कह रहा है आपको फिगर 10.8 को ऑब्जर्व करना है। यू विल सी दैट टैडपोल डेवलप्स लेग बट स्टिल हैव टेल। आप क्या देखोगे कि जो टैडपोल है उसके पैर डेवलप हो रहे हैं बट उसकी पूंछ क्या है, तब भी है। टेल हेल्प देम स्विम इन वाटर, जो पूंछ है वो इनकी मदद करती है पानी में तैरने में। टैडपोल्स ग्रेजुअली ग्रो एंड स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ लिटिल फ्रॉग कॉल्ड फ्रॉगलेट। जो टैडपोल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते हैं और ये नन्हे नन्हे फ्रॉग्स यानी नन्हे नन्हे मेंढक्स की तरह दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और इन नन्हे मेंढकों को हम लोग बोलते हैं फ्रॉगलेट्स। ठीक, दे स्टिल लिव इन वाटर, वो अभी पानी में रहते हैं, बट बिगेन टू स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड, लेकिन वो कुछ समय जमीन पे बिताना शुरू कर देते हैं। दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड लूज देयर टेल्स कंप्लीटली, ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और अपनी पूंछ को पूरी तरीके से खो देते हैं। देयर लेग बिकम स्ट्रॉन्ग, उनके जो पैर होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं जिसकी सहायता से वो कूद सकते हैं जमीन के ऊपर। दे बिकेम फुल्ली डेवलप्ड एडल्ट फ्रॉग, वो पूरी तरीके से एक विकसित वयस्क मेंढक बन जाते हैं, लिविंग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, पानी और जमीन दोनों पे ही ये रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दो बच्चों के बीच में डिस्कशन चल रहा है। डू यू थिंक दैट बर्ड ऑल्सो शो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। लड़का पूछ रहा है कि क्या तुमको लगता है कि जो चिड़ियाएं हैं वो अपने लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव उनमें भी देखने को मिलता है। तो भाई बिल्कुल देखने को मिलता है। जब जो चिड़िया है वो अंडा होगी तो भैया अंडे के शेप में रहेगी, ठीक है। फिर जब वो अंडे से बाहर निकलेगी तो उसके कोई परवर नहीं होते हैं, पिंक पिंक की होती है। फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती है, उसके पर आते हैं, ठीक, फिर वो एडल्ट बनती है, ठीक है। तो उसमें भी चेंज देखने को हमें मिलता है। हाउ डज द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट। अब बच्ची यहाँ पे सवाल पूछ रही है कि जो एनिमल की लाइफ साइकिल है वो पौधों से कैसे अलग होती है। तो देखो, हमें जानवरों के लाइफ साइकिल में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जानवर जो होते हैं अपने लाइफ के डिफरेंट स्टेज में काफ़ी ज़्यादा उनकी अपीयरेंस में चेंज होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वो लोग मेटामॉर्फ करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो लोग बदलते हैं। जबकि जो पौधे होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। जो पौधे हैं उनमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है, हाँ थोड़ा बहुत बेसिक अपीयरेंस में चेंज जरूर आता है, बट एनिमल्स के कंपैरिजन में पौधों में चेंज काफ़ी कम होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ अ लिविंग वर्ल्ड। पौधे और जानवर ये जीवित दुनिया का हिस्सा हैं। दे गो थ्रू वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। वो अपने जीवन के बीच में कई सारे बदलावों से होकर गुजरते हैं। वी हैव लर्न दैट अ टाइनी प्लांट ग्रो एंड डेवलप इनटू बिग ट्री। हमने ये सीखा कि जो नन्हा सा पौधा होता है वो एक बड़े से पेड़ में विकसित होता है। यू हैव ऑल्सो लर्न हाउ एनिमल्स ग्रोज एंड चेंज फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट। आपने ये भी सीखा कि किस प्रकार से जो जानवर होते हैं वो बढ़ते हैं और यंग वंस से एडल्ट यानी कि छोटे बच्चों से वयस्क बनते हैं। दिस जर्नी वेरीज फॉर ईच एनिमल। ये जो सफ़र होता है ये हर जानवर के लिए अलग होता है, मेकिंग इट यूनिक एंड स्पेशल, जिससे कि हर जानवर अपने आप में खास है, अपने आप में विशिष्ट है। वी हैव सीन प्यूपा चेंज इनटू इंसेक्ट। हमने प्यूपा से कीड़े बनते देखे। एंड टैडपोल चेंजेस इनटू फ्रॉग, और टैडपोल से मेंढक बनते देखा। सच चेंज आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ देयर काइंड। ये जो बदलाव हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पौधे और जानवरों के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ और अपने जीवन को, अपनी जो जाति है उसको आगे बढ़ा पाएँ। वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैम एंड दियर होम्स। हमें उनका और उनके घर का ध्यान रखना चाहिए। बाय नर्चरिंग एंड प्रिजर्विंग देयर होम्स, उनके घर को सुरक्षित रखकर वी कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस फ्लोरिशिंग लाइफ वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड। हम इस फ्लोरिशिंग यानी कि हम इस बहुत ही समृद्ध जो जीवित जीवन है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब अपना योगदान देते हैं। चलो दोस्तों, तो ये हो गया मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर, बट उससे पहले ये जो समरी है इसको पढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारे चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई हम अपने आसपास की चीज़ों को दो कैटेगरीज के अंदर बांटते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक। जो फीचर्स होते हैं लिविंग्स के वो क्या होते हैं कि वो मूव कर सकते हैं, हलचल कर सकते हैं, खा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, सांस ले सकते हैं, मल जो है यानी शरीर का जो कचरा उसको निकाल सकते हैं, प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं किसी चीज़ के प्रति, अपना प्रजनन यानी कि बच्चे पैदा कर सकते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं यानी कि मर सकते हैं, ठीक। अगर
ये फीचर्स किसी में नहीं होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, चलो, हर लिविंग थिंग जो होती है, हर लिविंग बीइंग जो होता है वो अपने लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है। ठीक, जो अंकुरन है बीजों में वो किस पे डिपेंड करता है? वो पानी, हवा और सही मात्रा में अंधेरा और रोशनी पर क्या करता है? निर्भर करता है। जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वो बीज के अंकुरित होने से शुरू होती है, फिर कई स्टेजेस से वो ग्रो होता है और विकसित होता है। इसमें फूल आता है, बीज का जो मतलब बीज जो है वो बनता है। बीज जो है वो मतलब बीज जो भी पौधे के लाइफ साइकिल के दौरान बना है उससे नया पौधा बनता है और ये साइकिल जो है लाइफ साइकिल ये कंटिन्यू होती है। जानवरों की जो लाइफ साइकिल होती है वो रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है, मतलब कि प्रजनन का ही रिजल्ट है, जिसमें पहले बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, फिर वो खुद एडल्ट बनते हैं और आखिर में मर जाते हैं। और इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, जिससे भी उनके भी बच्चे पैदा होते हैं, उनकी जो जाति है वो चलती रहती है। मच्छर जो है वो भी कई सारे स्टेजेस से गुजरता है, जैसे कि पहले अंडा होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर एडल्ट। जो लाइफ स्टेज होती है हमारी फ्रॉग की, उसमें भी पहले अंडा होता है, फिर टैडपोल होता है, फिर फ्रॉगलेट बनता है, फिर एडल्ट। ठीक, कुछ लिविंग बींग्स जैसे कि मच्छर और मेंढक जो हैं उनके लाइफ स्टेजेस के दौरान उनके अपीयरेंस में मतलब वो कैसे दिखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्या आता है? बदलाव आता है। इनका बॉडी चेंज में, इनके बॉडी चेंज में, इनके बॉडी के ढांचे में बदलाव आता है। ये कहाँ पे रहते हैं, यहाँ तक कि उसमें भी बदलाव आता है। चलो दोस्तों, तो ये हो गई भाई एक्टिविटी। अब आते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। पौधे और जानवरों के लाइफ साइकिल में क्या समानता और क्या असमानताएं हैं वो आपको लिखनी है। तो देखो, सबसे बड़ी समानता और असमानता क्या होती है कि भाई जानवरों के जो अलग अलग लाइफ साइकिल्स होते हैं ना, उसमें जानवरों के अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर और यहाँ तक कि हैबिटेट में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है, जबकि प्लांट में हमें इतना ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता। बदलाव होता तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है? ये है इसका आंसर। सिमिलैरिटीज क्या है कि भाई बोथ प्लांट एंड एनिमल्स गो थ्रू मल्टीपल स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम ग्रोथ टू रिप्रोडक्शन इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज। सिमिलैरिटी यानी कि समानता क्या है कि भाई जो हमारे पौधे और जो जानवर होते हैं ये कई मल्टीपल स्टेजेस से होकर गुजरते हैं अपने लाइफ साइकिल के दौरान। ये कई मल्टीपल स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, जैसे कि वो पैदा होते हैं, प्रजनन करते हैं, अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। फ़र्क क्या है? एनिमल्स में अंडरगो सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंज वेयर एज प्लांट्स प्राइमरी ग्रो इन प्लेस विदाउट मेजर मेटामॉर्फिकल चेंजेस। डिफरेंस यानी फ़र्क क्या है कि जो जानवर हैं इनके फिजिकल अपीयरेंस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है, जबकि जो पौधे हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस में उतना ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। ठीक है, यही है आपकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज शो सम डेटा। अगले टेबल मतलब अगले पेज पे जो टेबल है वो कुछ डेटा दिखा रही है। स्टडी द डेटा, जो डेटा है उसको आप स्टडी करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट फॉर द कंडीशंस गिवन इन दी सेकेंड एंड दी थर्ड कॉलम। और आपको उदाहरण ढूंढने होंगे जो आपके सेकंड थर्ड कॉलम में दे रखे हैं उसके लिए। इफ़ यू थिंक दैट an example for any of the condition given below is not possible, explain why। ठीक है, तो पहला क्या है? नंबर 1, डज इट ग्रो, क्या ये बढ़ता है? हाँ। क्या ये सांस लेता है? नहीं। तो ये क्या हुआ? ये एक नॉन लिविंग थिंग है और ये हो सकती है कार। सेकंड क्या है? क्या ये बढ़ता है? नहीं। क्या ये सांस लेता है? हाँ। देखो, अगर कोई भी लिविंग थिंग है और वो रेस्पायर कर रही है तो वो ग्रो ज़रूर करेगी। ठीक है, अगर ग्रो नहीं कर रही है तो वो नॉन लिविंग होगी और रेस्पायर भी नहीं करेगी, तो ये वाला गलत है। ठीक है, क्या वो बढ़ता है? हाँ। रेस्पायर कर रहा है? नहीं। कोई भी चीज़ जो बढ़ेगी भैया लिविंग थिंग होगी, लिविंग में दोनों ही चीज़ होंगी, तो ये भी नहीं है। क्या वो ग्रो करता है? हाँ। रेस्पायर करता है? हाँ। ये लिविंग थिंग का एग्जाम्पल है, कुछ भी डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यू हैव लर्न दैट डिफरेंट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। हाउ कैन वी यूज दिस नॉलेज फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस।
क्या कह रहा है कि भाई आपने ये सीखा कि सीड जर्मिनेशन के लिए यानी बीज के अंकुरित होने के लिए मेरी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, मतलब जिनको कंप्लीट होने की ज़रूरत होती है। अब इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम किस प्रकार से सही से दालों को और जो अनाज है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो देखो, हमने ये सीखा कि भाई बीज के अंकुरित होने के लिए उसे चाहिए क्या, पानी, मिट्टी और एयर। ठीक, तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे अनाज में जो भी बीज मौजूद हैं वो अंकुरित ना हो, तो मुझे एक चीज़ मतलब एक चीज़ सुनिश्चित करनी होगी कि ये कंडीशंस तीनों एक साथ ना मिले। ठीक है, और इस चीज़ की मदद से मैं अपने जो भी मेरा ग्रेन है, जो भी मेरी दाल है, उसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता हूं। तो ये इसका आंसर। सिंस सीड रिक्वायर्स मॉइस्चर, वार्मथ एंड एयर टू जर्मिनेट, वी शुड स्टोर ग्रेन्स एंड पल्स इन कूल, ड्राई एंड एयर टाइट कंडीशन टू प्रिवेंट जर्मिनेशन एंड स्पॉइलेज। क्या इसका मतलब, भाई हमको पता है कि बीज को जर्मिनेट होने के लिए यानी अंकुरित होने के लिए नमी की, गर्मी की और हवा की ज़रूरत होती है। तो हम इसको किसी ठंडी जगह, सूखी जगह और ऐसी जगह जहाँ पे एयर ना हो वहाँ पे इसको बंद करके रख सकते हैं ताकि ये जर्मिनेट ना हो, मतलब ताकि इसमें अंकुर ना आए और ये मेरा खराब ना हो। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, यू हैव लर्न दैट टेल इज प्रेजेंट इन अ टैडपोल बट इट डिसअपीयर्स एज इट ग्रोज इनटू अ फ्रॉग। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ टेल इन अ टैडपोल स्टेज। क्या कह रहा है कि भाई आपने ये सीखा कि टैडपोल्स में टेल यानी पूंछ होती है और जब वो मेंढक बनते हैं तो ये पूंछ क्या होती है, गायब हो जाती है। ठीक है, तो टैडपोल स्टेज में इस पूंछ के होने का क्या फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा ये होता है कि इस टेल की मदद से जो ये टैडपोल है ये पानी के अंदर काफ़ी अच्छे से तैर पाता है। द टेल इन द टैडपोल स्टेज हेल्प द टैडपोल स्विम इन वाटर, अलाउ इट टू मूव एंड फीड इफेक्टिवली इन इट्स एक्वेटिक इन्वायरमेंट। क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि भाई जो पूंछ होती है टैडपोल की, ये उसे पानी में मूव करने में बहुत ज़्यादा क्या करती है, हेल्प करती है, जिससे कि वो सही से क्या करता है भाई, मूव करके अपना खाना ना खा पाता है और सही तरीके से अपना जो इसका हैबिटेट है उसमें ये घूम फिर पाता है। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, चरण सेज दैट अ वुडन लॉग इज अ नॉन लिविंग एज इट कैन नॉट मूव। चरण ये कहता है कि जो लकड़ी का लट्ठा होता है ये एक नॉन लिविंग थिंग है क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता। चरू काउंटर इट बाय सेइंग दैट इट इज़ अ लिविंग बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम अ वुड ऑब्टेन फ्रॉम अ ट्री। चरू कहता है कि नहीं, ये लिविंग थिंग है क्योंकि ये उस लकड़ी से बना है जो कि पेड़ से मिला है हमें। गिव योर आर्ग्यूमेंट इन फेवर और अगेंस्ट द टू स्टेटमेंट गिवन बाय चरण एंड चरू। आपको क्या करना है, आपको खुद का अपना एक आर्ग्यूमेंट देना है इसके, मतलब इनके जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनके किसमें, फेवर में और अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ये है चरण के लिए। जो वुडन लॉग होता है इज अ नॉन लिविंग एज इट नो लॉन्गर ग्रोज, ब्रीथ और परफॉर्म लाइफ फंक्शन। जो वुडन लॉग है, जो लकड़ी का लट्ठा होता है, वो नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि भाई अब वो और नहीं बढ़ने वाला, ना ही वो सांस लेगा, ना ही वो लाइफ के फंक्शंस को कंप्लीट करेगा। ये चरू के लिए है। ऑल्दो द लॉग ओरिजिनेट फ्रॉम अ ट्री विच वॉज वंस लिविंग, इट नो लॉन्गर एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। चरू के लिए क्या है, ये है कि भाई वैसे तो ये जो लट्ठा है ये पेड़ से आया है जो कि लिविंग होता है, लेकिन अब ये लिविंग बीइंग के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को नहीं दिखा रहा। ठीक है, जिससे कि ये क्या हुआ, नॉन लिविंग हुआ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर मेरा 5। अब आते हैं 6th वाले पे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विश फीचर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मस्कीटो एंड अ फ्रॉग। क्या बोल रहे हैं कि भाई मच्छर और जो फ्रॉग होता है यानी कि हमारा मेंढक, इनके लाइफ साइकिल में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। ठीक है, तो चलो भाई इसको भी कर लेते हैं। यह है मेरा क्वेश्चन 6 का आंसर। सिमिलैरिटीज यानी समानताएं क्या होती हैं, बोथ मस्कीटो एंड फ्रॉग अंडरगोस मल्टीपल स्टेजेस स्टार्टिंग एज एग फॉलोड बाय डिस्टिंक्ट डेवलपमेंट स्टेज बिफोर रीचिंग एडल्टहुड। तो समानताएं क्या है, समानता यही है कि भाई मच्छर और जो मेंढक है दोनों को कई सारी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि पहले वो अंडे होते हैं, फिर अलग अलग डेवलपमेंट के स्टेज होते हैं,
और फिर ये वयस्क बनते हैं। डिस्टिंग्विशिंग फीचर मतलब इनको अलग करने वाले फीचर्स क्या हैं? मस्कीटो हैव 4 लाइफ साइकिल्स, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। मच्छर के 4 लाइफ साइकिल होते हैं, जो कि होता है अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, विथ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें पूरा मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब उसका जो रूप है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। फ्रॉग हैव स्टेजेस दैट इंक्लूड टैडपोल विद एक्वाटिक एडेप्टेशन लाइक टेल। मेंढक के में होते हैं स्टेज जैसे कि टैडपोल, जिसमें पानी में रहने के लिए उसके पास क्या होती है? पूंछ होती है। बिफोर बिकमिंग एडल्ट फ्रॉग विद लंग्स एंड लिम्स सुइटेबल फॉर लैंड ऑन लैंड एंड वाटर, और बाद में उसमें क्या विकसित हो जाता है? फेफड़े और उसके हाथ पैर विकसित हो जाते हैं ताकि वो पानी और भूमि दोनों पर रह सके। ठीक है, तो ये है इस वाले का आंसर। दोनों के सिमिलरिटीज और डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? अ प्लांट इज प्रोवाइडेड विद ऑल द कंडीशन सुइटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। फिगर 10.9। फिगर 10.9 में यहाँ पे मेरा ये एक पौधा है जिसको इसके ग्रोथ के लिए सब कुछ दिया जा रहा है, जो भी चाहिए सब दिया जा रहा है। ड्रॉ व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी इन द शूट एंड द रूट ऑफ द प्लांट आफ्टर 1 वीक। क्या कह रहे? ड्रॉ करो कि आपको क्या उम्मीद है कि आपको क्या देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा? हमको ये देखने को मिलेगा कि जो जड़ है ये ऐसे नीचे की ओर मुड़ के जा रही है, जबकि जो तना है ये ऐसे ऊपर की ओर मुड़ के जा रहा है। ठीक, हमें ये इसमें देखने को मिलेगा। राइट डाउन द रीज़न। रीज़न क्या है भाई? रीज़न यही है कि जो तना है वो सूरज की रोशनी यानी ऊपर की तरफ बढ़ता है, जबकि जो जड़ है वो ग्रेविटी की तरफ यानी नीचे की तरफ बढ़ती है। तो इसका रीज़न क्या है? ये है द शूट विल ग्रो अपवर्ड टुवर्ड द सनलाइट एंड द रूट विल ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल फॉलोइंग द नेचुरल ग्रोथ। इतना लिख दो, खत्म कहानी। ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसको एक काम करो हटा दो, ठीक है, या फिर ये भी हटा दो, सिर्फ इतना ही लिख दो, छोटा हो गया आंसर आपका बढ़िया से। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कहाँ है? ये रहा 8th। तारा एंड विजय सेटअप एक्सपेरिमेंट शोन इन पिक्चर्स फिगर 10.10। What do you think they want to find out? How will they know if they are correct? क्या कह रहे हैं कि भाई तारा और विजय जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप करा ये वाला। आपको क्या लगता है कि वो उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या जानना चाहते हैं और उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें सही चीज़ मिली है, मतलब वो सही है? तो देखो, आप देख सकते हो कि भाई जो पौधा है उसको अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब पौधे की जड़ और शूट को इन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में बोया है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को देखकर ये लग रहा है कि ये लोग जानना चाह रहे हैं कि जो शूट और रूट्स होती हैं वो किस डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, और हो सकता है जो लाइट का इफेक्ट इन पे क्या पड़ता है ये भी ये लोग जानना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये हो सकता है इसका आंसर। तारा एंड विजय likely aim to observe the effect of light direction on the plant. They can determine if their hypothesis is correct by checking if the plant bends toward the light source. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है मेरा 9वां वाला। क्या कह रहा है? डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू चेक इफ टेम्परेचर हैज एन इफेक्ट ऑन सीड जर्मिनेशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग सा है। ठीक है, ये ना आपको थोड़ा सा डिफरेंट सा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब आपको क्या करना है? अब आपको एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है। ठीक है, जो कि जिसका एम यानी ऑब्जेक्टिव ये हो कि क्या जो टेम्परेचर है यानी कि जो तापमान है वो बीज पर कोई असर डालता है, मतलब बीज के जर्मिनेशन पर, उसके अंकुरण पर कोई असर डालता है। तो ये आपको एक एक्सपेरिमेंट टाइप का इसमें डेवलप करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई टफ नहीं है, इसको आप खुद से करो। ठीक है, ये करना बहुत ज़्यादा इजी है। बीज लो और उसको गर्म ठंडी जगह पे रख के देख लो, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो अच्छा, तो ये तो हो गया मेरा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, साथ ही में इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जाने से पहले मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।